Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. Today we are going to begin with the third lecture of climatology, that is hydrological cycle. In the initial two lectures, what we covered were all about the various structure and composition of the atmosphere. And after that, the first and most of the important aspect of climate, that is called insolation and heat, were discussed in detail. Now, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है एक हमारे क्लाइमेटोलॉजी का वन ऑफ द फंडामेंटल पिलर है, राइट? ये एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर जो तीन मेजर स्फेयर्स होते हैं जो हमारे अर्थ के होते हैं, इनके बीच वाटर के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, राइट? बेसिकली फंडामेंटली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यही होता है. अब ये सर्कुलेशन कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, ऑल दिस थिंग्स दैट वी हैव टू कवर इन डिटेल. तो देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, कि ये ह्यूमिडिटी क्या होती है, बिकॉज ह्यूमिडिटी इज द ओनली फैक्टर दैट डिटरमाइंस कि वेयर एंड हाउ मच ऑफ रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन विल ऑकर. तीसरा होता है इवेपोरेशन, ये क्या होता है. फिर होता है कॉन्डेंसेशन, फिर हमारे क्लाउड्स. कॉन्डेंसेशन में हम एसेंशियल कंडीशंस देखेंगे, कौन कौन से कंडीशंस जरूरी है वाटर के कंडेंस होने के लिए, वाटर वेपर के कंडेंस होने के लिए, और कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन होते हैं, किस किस फॉर्म में हमारे यहां पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में कंडेंस होके वाटर वेपर. फिर हम क्लाउड्स की बात करेंगे. क्लाउड्स इटसेल्फ आर अ इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, बट हम क्लाउड्स को एक अलग से डिटेल में जरा देखेंगे. फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. फिर हम प्रेसिपिटेशन देखेंगे. प्रेसिपिटेशन मतलब कि एनी फॉर्म इन विच द रेनफॉल और द कंडेंस्ड वाटर इज कमिंग ओवर द अर्थ, तो ये प्रेसिपिटेशन होगा. टाइप्स एंड फॉर्म्स बोलेंगे. देखो रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन कई बार इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, मगर इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं इसमें बात करूंगा. फिर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन. तो ये सारे 7 जो हमारे सब पार्ट्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, यही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का सब कुछ है. मतलब ये सारे हमको डिटेल में देखने हैं कि कैसे होता है इवेपोरेशन, कैसे होता है कंडेंसेशन, कैसे होता है क्लाउड फॉर्मेशन, कैसे होता है प्रेसिपिटेशन, और ये सारे के डिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से. ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया कि यहां 3 स्फीयर्स होते हैं अर्थ के, राइट? कौन कौन से? लिथोस्फेयर, राइट, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, और तीसरा हाइड्रोस्फेयर. अब ये तीनों स्फीयर में वाटर जो है सर्कुलेट करता है, राइट? हाइड्रोस्फेयर से, लिथोस्फेयर से एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से हाइड्रोस्फेयर लिथोस्फेयर में वापस आता है, लिथोस्फेयर से हाइड्रोस्फेयर में जाता है. तो ऐसे एक देखोगे तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, अनएंडिंग प्रोसेस है. कब शुरू हुआ नहीं पता, कब खत्म होगा नहीं पता, एक साइकिल की तरह है. इट्स नॉट लाइक कि कहीं से इसका बिगिनिंग हो रहा है और कहीं पे एंड हो रहा है और आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हो. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट्स नॉट लाइक कि वंस ऑल द इवेपोरेशन हैज ऑकर्ड, नाउ इट विल कंडेंस एंड देन इट विल प्रेसिपिटेट. ऐसा नहीं होता है. एक ही साथ इवेपोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है. तो इस तरीके से ये लोग जो है घूमते रहते हैं तीनों स्फीयर्स में. तो इसी सर्कुलेशन ऑफ वाटर को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, राइट? अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं. अब ये आप देख सकते हो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पिक्चर. ये हमारा क्या है, हाइड्रोस्फेयर है, जिसे हम ओशंस सबसे बड़े हाइड्रोस्फेयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. ये हमारा लिथोस्फेयर है, राइट, जिसमें लैंड होते हैं. इन दोनों जगह से ऊपर होता है इवेपोरेशन, मतलब कि ऊपर जा रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, और रेनफॉल हो रहा है. यहां भी रेनफॉल होता है, यहां भी रेनफॉल होता है. लेकिन उसके बाद एक्सेस रेनफॉल लैंड पे होता है, लो रेनफॉल इन कंपैरिजन टू लैंड. लो नहीं मतलब कि जितना गया उस कंपैरिजन में लो. लो मतलब ये मत समझना ज्यादा रेनफॉल तो पूरे रेनफॉल का तो ओशन पे ही होता है, लेकिन एक्सेस वाटर जो है लैंड पे जाता है, और उसको कंपेंसेट करने के लिए 2 तरह के फ्लो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ड्रेनेज.
एक होता है सरफेस ड्रेनेज और एक होता है अंडरग्राउंड ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज यानी रिवर्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज मतलब अंडरग्राउंड वाटर। तो जो एक्सेस वाटर यहां पे होता है वही इधर जाके फिर से हाइड्रोस्फीयर में और ओशन में मिल जाता है। अब इसको कितना परसेंट है मैंने एक बार डिस्कस किया था। आई वुड लाइक टू डिस्कस यू अगेन अबाउट इट। मैं बता दे रहा हूं आपको। देखो, ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंट और यू कैन कॉल लिथोस्फीयर लैंड। ये हो गया हमारा ओशन। और ये क्या हो गया? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। सबसे पहले क्या होता है, यहां से वाटर इवेपोरेट होके ऊपर जाते हैं। ओके, जो तीन मेन प्रोसेस होता है पूरे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, जिसके थ्रू ये पूरा सर्कुलेशन होता है वाटर का, वो होता है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। ये तीन मेन होता है। इन बिटवीन देम देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस, तो उसको हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये तीन मेन प्रोसेस होता है जिससे ये पूरा होता है। अब पहला होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड वाटर है ये वेपर में कन्वर्ट होता है। लिक्विड वाटर कन्वर्टिंग इनटू वेपर, जिसको हम बोलते हैं गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। वेपर में कन्वर्ट होके गैस बन के ऊपर चले जाते हैं। लैंड से भी जाते हैं, ओशन से भी जाते हैं, लैंड से भी जाते हैं, ओशन से भी जाते हैं, और जाके ऊपर में क्लाउड्स बनाते हैं। क्लाउड्स बनाते हैं और ये क्लाउड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल, और इसकी वजह से यहां लैंड पे भी रेनफॉल होता है और ओशन में भी रेनफॉल होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जितना भी इवेपोरेशन होके ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, उसमें से 84% ऑफ द इवेपोरेशन जो होता है वो ओशन से होता है, और मात्र 16% ऑफ द जो इवेपोरेशन होता है वो लैंड एरिया से होता है, क्योंकि जहां पानी है तहां से ज्यादा होगा ऑफ कोर्स। तो ये होता है। लेकिन जब प्रेसिपिटेशन की बारी आती है तो यहां कितना प्रेसिपिटेशन होता है और यहां कितना प्रेसिपिटेशन होता है? यहां होता है 23% ऑफ प्रेसिपिटेशन, टोटल प्रेसिपिटेशन, राइट। और यहां होता है बचा हुआ कितना? 77% ऑफ टोटल प्रेसिपिटेशन। तो यहां से पानी 84% गया और आया 77%। यहां से पानी जो है 16% गया और आया 23%, यानी 7% यहां पानी इसका आ गया। समझ में आ रही है बातें? अब अगर 7% जो है करोड़ों साल से पानी यहां आता और यहीं रह जाता तो शायद यह सूख जाता। समझ में आ रही बात है? लेकिन वो आज भी जो है उसी फ्लो में, उसी वॉल्यूम में ओशन भी है, क्योंकि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ नेट वाटर। जो एक्सेस वाटर इसके पास है उसका एक ट्रांसफर होता है लिथोस्फीयर से हाइड्रोस्फीयर में इन द फॉर्म ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, जिसको हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं ज्योग्राफी में। ये टर्म्स याद रखनी, ये टर्म्स आप जितना यूज करोगे उतना ही इफेक्टिव आपकी आंसर राइटिंग होगी। दिस इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। एनी फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम लैंड टू द ओशन इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। अब ये ड्रेनेज सिस्टम दो तरह का होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पानी जब इसके ऊपर, लैंड के ऊपर जब पानी स्ट्राइक करता है तो कुछ वाटर अंदर चले जाते हैं पर्कुलेट होके, और ये अंडरग्राउंड वाटर बन जाते हैं, और कुछ जो है वो सरफेस पे ही मूव करते हैं। तो जो सरफेस पे मूव करते हैं इनको बोलते हैं हम सरफेस ड्रेनेज, एंड इन अदर वर्ड्स रिवर्स, ऑफ कोर्स रिवर्स, सरफेस ड्रेनेज। और जो अंदर में जाते हैं इनको बोलते हैं अंडरग्राउंड ड्रेनेज और अंडरग्राउंड वाटर। और इस फ्लो में ये भी धीरे धीरे कोस्टल रीजन में जाते हैं और अंदर से समुद्र में मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं आर्टेसियन फ्लो, आर्टेसियन फ्लो भी इसको बोलते हैं। ये जाके अंदर समुद्र में मिल जाता है। तो ये जो 7% समुद्र का पानी है इसको वापस मिल जाता है। अगर ये 7% पानी समुद्र का अगर आप वापस नहीं दे रहे हो तो you are doing, you are disbalancing this hydrological cycle। अब जैसे देखो, इस पे मैं कंटेम्पोररी कॉन्सेप्ट यहां पे डिस्कस कर देना चाह रहा हूं। हम लोग सोचते हैं कि रिवर्स फ्लो कर रही है, रिवर्स पे हमने डैम बना दिया, डैम बना के रिवर्स का सारा वाटर लेके और हम यूज कर लें। हमें लग रहा है कि ये रिवर जो ओशन में जा रही है ये पानी बर्बाद हो रहा है। एक्चुअली दिस इज वेरी मिथ। ऐसा नहीं है, ये एक गलत कंसेप्ट है कि रिवर जो समुद्र में जा रही है तो फ्रेश वाटर हमारा बर्बाद हो रहा है। एक्चुअल में ये समुद्र में जा रही है
तो समुद्र में जाने की वजह से ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बैलेंस है और इसी की वजह से बारिश भी हो रही है। अगर ये रिवर का पानी अगर आप समुद्र में नहीं जाने दोगे तो धीरे धीरे समुद्र की जो सैलिनिटी होगी वो इंक्रीज करने लगेगी, और जैसे ही सैलिनिटी इंक्रीज करेगी तो इसके इवेपोरेशन करने की जो पावर होगी वो कम हो जाएगी। अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। इवेपोरेशन करने की पावर कम होगी तो रेनफॉल भी कम हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो कि इधर से पानी जो है आप ले रहे हो समुद्र का, ऊपर से पानी उधर से सप्लाई बंद कर देगा, तो व्हाट यू आर गेटिंग लॉस, आपको रेनफॉल का लॉस हो जाएगा। तो इससे आप कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम नहीं करते हो दुनिया भर के डैम्स बना के, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट करके। तो दिस इज द व्यूज ऑफ द इन्वायरमेंटलिस्ट, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, ओशिनोग्राफर्स, कि ये काम आप मत करो, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चलने दो। तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के गड़बड़ होने की वजह से आपका पूरा रेनफॉल पैटर्न, पूरा क्लाइमेट पैटर्न, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज सब बर्बाद हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड में। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं ये देख लेना आप, क्या क्या प्रोसेस होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में वो होता है इंसोलेशन। तीन मेजर प्रोसेस तो आपको पता है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। इन तीनों को हम अलग अलग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला होता है इंसोलेशन, ये लैंड हुआ और ये हो गया ओशन। सबसे पहले जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है वो स्ट्राइक करती है ओशन सरफेस पर भी, लैंड सरफेस पर भी। उसके स्ट्राइक करने की वजह से वार्मिंग होती है, वाटर वार्म अप होता है। वार्म अप के वजह से ही वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हैं। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर द वाटर टू गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहां से आएगा? इंसोलेशन से आएगा। तो जो सोलर हीट है विच वी आर रिसीविंग इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वी यूज दैट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमने हीट बजट किया था ना, तो हीट बजट में हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करी थी कि यूनिट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में चला जा रहा है। तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेके ये ऊपर जाता है और इससे जो है वेपर बनता है, यहां से इधर से भी जाता है और लैंड से भी जाता है। ठीक है, तो इसको पहला जो प्रोसेस हो गया वो हो गया इंसोलेशन, राइट। इंसोलेशन की वजह से क्या होगा? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जब ऊपर जाएगा तो उसके बाद एक बीच में होता है कन्वेक्शन, ऊपर जाने को बोलते हैं कन्वेक्शन। एक तो कि इवेपोरेशन हो गया, तो इवेपोरेशन हो गया तो यहीं पे मॉइस्चर आ गया, वाटर में मॉइस्चर, सॉरी एयर में मॉइस्चर आ गया, वाटर वेपर बन गया। अब ये जब ऊपर जाएगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। ऊपर जाके कंडेंसेशन होगा। क्यों होगा ये अभी हम बात करेंगे। मान लो अभी कि कंडेंसेशन होगा, ऊपर जाके कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद कोएगुलेशन होगा। कोएगुलेशन मतलब कि छोटे छोटे ड्रॉप्स बनते हैं और वो सब मिलके और तब बड़े ड्रॉप्स बनते हैं रेनफॉल करने के लिए, उसको बोलते हैं कोएगुलेशन। कोएगुलेशन होगा, कोएगुलेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होगा, जिसको बोलते हैं कि हमारा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से नीचे आता है पानी। प्रेसिपिटेशन के बाद सरफेस ड्रेनेज होगा। तो ये पूरा साइकिल होता है जिसमें कौन कौन से प्रोसेस होंगे? इंसोलेशन, इवेपोरेशन, कन्वेक्शन, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, ड्रेनेज। तो ये पूरा साइकिल जो है प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें हर चीज जो है हमको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीन चीज हमें डिटेल में पढ़नी है। कौन कौन सी चीज है? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। क्लाउड फॉर्मेशन भी देख लेंगे उसमें ही। लेकिन ये तीन मेजर प्रोसेसेस होते हैं, बाकी सारे प्रोसेस जो है इनके बीच के छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं। तो तीन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, इनको हम मेनली मानते हैं। और ये जो सरफेस ड्रेनेज हम बात करते हैं ये हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ लेते हैं। समझ में आ रही है बात है? तो ये सारी चीजें जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। अब हम वन बाय वन देखेंगे सारे प्रोसेस के बारे में कि इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। इवेपोरेशन का मतलब होता है कि वाटर का लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना, यही होता है इवेपोरेशन। जब वो गैसियस स्टेट से अगेन लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। तो एक इवेपोरेशन होता है, एक कंडेंसेशन होता है। कभी कभी गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ आइस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री में आप लोग बहुत पढ़े हुए केमिस्ट्री, 10th क्लास की केमिस्ट्री में सब दिया हुआ है, सब्लिमेशन। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन एंड स्पेशल टाइप ऑफ कंडेंसेशन, जिसमें कि सब्लिमेशन दो होता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, इसको भी सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सब्लिमेशन जो है इन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, अगर डायरेक्टली लिक्विड में नहीं, बहुत
मतलब टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर -10 -50 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होके डायरेक्टली वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है। तो अब इवेपोरेशन के बारे में हमें जानना है मेनली कि इवेपोरेशन क्यों होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं इवेपोरेशन के, राइट, और कैसे होता है, कहां से, लैंड पे कैसे होता है, ओशन में कैसे होता है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग जो है मेनली इसमें देखेंगे, इवेपोरेशन में देखेंगे। फिर हम ह्यूमिडिटी की बात करेंगे कि इवेपोरेशन की वजह से ह्यूमिडिटी होती है एयर में। अब देखो ये वाटर है, इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में क्या होता है मेनली कि लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाता है। तो एक्चुअल में ये गैसियस स्टेट में क्या होता है, वो गैस बन जाता है खुद ही लिक्विड, या क्या होता है ऐसा गैसियस स्टेट में। तो ये आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये कहां जाता है पानी। एयर जो होते हैं वो उनके स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के स्फीयर के स्ट्रक्चर में होते हैं। 3 स्फीयर अगर ऐसा होगा तो इन तीनों के बीच में एक व्हाइट कलर का जो देख रहा है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। 3 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वॉइड होता है, एक स्पेस होता है, तुम 3 स्फीयर को रखो, हमेशा इनके बीच में एक वॉइड आएगा। तो इस तरह से हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में चीजों को रखोगे तो हमेशा बीच बीच में आपको वॉइड आएंगे, ऐसे ऐसे वॉइड आएंगे। वॉइड मतलब होता है खाली जगह, जहां पे ये ऐसे आएंगे। तो जो भी ये वॉइड होते हैं, जो खाली जगह होते हैं, इन्हीं में वाटर चला जाता है और इसी को बोलते हैं वेपर। समझ में आ रही है बात है? तो वेपर इज व्हाट? वेपर इज एक्चुअली वाटर दैट इज लाइंग इन द इंटरमोलिकुलर स्पेस, और इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। मतलब कि बहुत सारे मोलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसी को बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर स्पेस। समझ में आ रही बात है? तो इसको बोलते हैं वेपर। तो वेपर में एक्चुअली क्या होता है कि ये एक स्पेस हो गया 3 मोलिक्यूल्स के बीच में। इसको मान लो हमने ऐसे कर दिया, सपोज ये एक स्पेस हो गया 3 मोलिक्यूल्स के बीच में। इसमें जब वाटर भरने लगे तो इसी को बोलते हैं कि ये इवेपोरेशन होकर ये वेपर बन गया। और कितना पानी इस स्पेस में है ये बताता है कि ह्यूमिडिटी कितनी है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता, मॉइस्चर इन द एयर। मोर इज द इवेपोरेशन, मोर इज द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एक्चुअली गिव्स अस द concept about कि how much water is filled in this space, intermolecular space। कम होगा कम ह्यूमिडिटी कहलाएगी, ज्यादा होगा ज्यादा ह्यूमिडिटी कहलाएगी। ह्यूमिडिटी किस वजह से हो रही है? इवेपोरेशन की वजह से। इवेपोरेशन हो रहा है, जो पानी है लिक्विड वो इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ द एयर में चला जा रहा है। जैसे एक लिक्विड सॉलिड को डिसॉल्व कर लेती है अपने अंदर। एक सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन और सस्पेंशन में फर्क क्या होता है? सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं फोर्स ऑफ बायोन्सी की वजह से, वो एयर मॉलिक्यूल्स के बाहर होते हैं। लेकिन सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के सॉल्यूशन में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के जो बीच में वॉइड होता है इसमें सॉलिड चले जाते हैं। इन द सेम वे वेपर के केस में क्या होता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके वॉइड में वाटर चला जाता है। तो दिस इज वेपर। तो इट इज जस्ट लाइक द वे ए लिक्विड डिसॉल्व्स अ सॉलिड, इन द सेम वे गैस डिसॉल्व्स अ लिक्विड। तो दिस इज कॉल्ड वेपर। और कितना पानी इस स्पेस में गया, दिस इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो इवेपोरेशन क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, कितने मेजरमेंट्स ऑफ ह्यूमिडिटी होते हैं, और कौन कौन कारणों से इवेपोरेशन होता है, कौन कौन कारणों से इवेपोरेशन इंपैक्ट होता है, ये सब चीज आपको थोड़ा सा देखना है। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन है। इसके बिना आप क्लाइमेटोलॉजी नहीं समझ सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं कि ह्यूमिडिटी होता क्या है, कितने तरह का ह्यूमिडिटी होता है। मतलब तरह का नहीं होता, मेजरमेंट इसको बोलते हैं। मैंने किस तरीके से हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं और कैसे जो है इवेपोरेशन जो है किन किन कारणों से, कहीं पे ज्यादा इवेपोरेशन होता है, कहीं पे कम इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन जितना ज्यादा होगा ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा होगी। तो किसी जगह पे ज्यादा ह्यूमिडिटी क्यों होती है, किसी जगह पे क्यों कम ह्यूमिडिटी क्यों होती है, ये सब बातें हम करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे लिए जरूरी है कि ये 3 कंसेप्ट समझना कि ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी क्या होती है ये आप समझ गए कि इस स्पेस में कितना पानी भरा हुआ है, ये ह्यूमिडिटी होती है, राइट। अब ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब कि ये जो स्पेस है इसकी क्या वॉल्यूम है और इसके ऊपर जो पानी भरा हुआ है इसके अंदर, इसका क्या वेट है। वेट ऑफ वाटर divided by volume of the intermolecular space, this is called absolute humidity। समझ में आ रही बात है?
दूसरा होता है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है वेट बाय वेट, मतलब कि वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द एयर मोलिक्यूल्स, जो उस वाटर को कैरी कर रहा है, इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द वाटर। समझ में आ रही है बातें? अब ये जो एयर मोलिक्यूल्स तीन है, सपोज इन तीनों एयर मोलिक्यूल्स का अपना वेट होगा, इसके अंदर जो पानी है उसका भी अपना वेट होगा, तो ये पूरा वेट हो जाएगा नीचे और पानी का केवल वेट हो जाएगा ऊपर। तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एक्यूरेटली बताता है कि कितना पानी है आपके एयर मोलिक्यूल्स के बीच में। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लेकिन ये वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में बताता है कि नीचे जो है वॉल्यूम एयर का क्या है, लेकिन वॉल्यूम एयर का बढ़ते घटते रहता है। क्यों? क्योंकि एयर वार्म हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एयर कूल हो जाएगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो बिना ऐड किए हुए वाटर इसमें आप इसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी चेंज होता जाएगा बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन द वॉल्यूम ऑफ एयर। इसमें क्या होता है कि इसमें यह नहीं चेंज होता है, जब तक आप चेंज नहीं करोगे अमाउंट ऑफ वाटर तब तक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज नहीं होगा। तो हमारे जो मेट्रोलॉजिस्ट लोग हैं इसको यूज करते हैं, क्योंकि उनको बताना होता है कि रेनफॉल कितना होगा। ये हमारे मेट्रोलॉजिस्ट बताते हैं, मेट्रोलॉजिकल साइंस, आईएमडी, डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आईएमडी। तो ये लोग हमेशा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को मापते हैं, क्योंकि इनको जगह जगह पे बतानी होती है कि यहां पे 30 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा। तो उसके लिए ये देखते हैं कि कितना वेट है पानी का, तो उस हिसाब से ये बताते हैं। तो उनके लिए ये जरूरी है। हम क्लाइमेटोलॉजिस्ट के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जरूरी है, क्योंकि हमको यह बताना है कि रेनफॉल कब होगा, ये बताएंगे कि कितना होगा। ऑफ कोर्स हम भी इन्हीं के पार्ट हैं, लेकिन कितना के साथ कब के साथ साथ इनको ज्यादा इंपॉर्टेंट बताना है कि कितना होगा। तो उसके लिए इनको पता होना चाहिए कि कितना पानी है इसमें। हम बताएंगे कि कब होगा, तो उसके लिए हमको रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कांसेप्ट पता होना चाहिए। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कांसेप्ट क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों हमारे काम का नहीं है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इसको हम नहीं मेजर करते हैं। हम जब भी क्लाइमेटोलॉजी में बात करेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब होता है कि ये स्पेस को की कैपेसिटी कितनी है और इसके अंदर पानी कितना है। सपोज इस स्पेस की कैपेसिटी है कि वो 1 लीटर पानी जो है अपने अंदर रख सकता है, लेकिन इसमें जो है केवल 500 ml ही वाटर है। समझ में आ रही है? ½ लीटर ही वाटर है। तो हमसे पूछा जाए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है इस एयर की, तो वाटर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्पेस का वॉल्यूम इंटू 100, और ये हम परसेंट में बताते हैं। ये जो होता है बताया जाता है ग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर लीटर, ये बताया जाता है ग्राम पर ग्राम, और ये हम बताते हैं परसेंटेज में। यानी कि अगर 500 ml है पानी, 1 लीटर इसकी कैपेसिटी है, तो आप बताओ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी? 50%, क्योंकि ये आधा है इसके, तो 1/2 इंटू 100 हो जाएगा, यानी 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो हमको परसेंटेज में जानना होता है ह्यूमिडिटी। ये क्यों जानना होता है? क्योंकि रेनफॉल तब होती है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाएगी तब जाके कॉन्डेंसेशन होगा। इवेपोरेशन तो हो गया, लेकिन ये इवेपोरेटेड जो एयर है, व्हेन विल इट कंडेंस so that there will be formation of clouds and there will be rainfall when this relative humidity will become 100%। समझ में आ रही बात है? तो अब हमारा 50% है, तो ये क्या करेगा? और मॉइस्चर लेगा, इसमें और पानी लेगा, भरेगा खुद को, तो उससे इसका क्या हो जाएगा? 100% होगा। या फिर अपना स्पेस ये घटा दे। समझ में आ रही है बातें? इसकी जो स्पेस है 1 लीटर की है, पानी इसमें 500 ml है, ये 50% है। अगर मान लो ठंडा होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ एयर मोलिक्यूल्स, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये स्पेस का ही वॉल्यूम घट गया, सपोज 500 ml हो गया। अब पानी तो फिक्स है, पानी तो नहीं चेंज हो रहा अभी मान लो, और इसका स्पेस अगर घट गया तो 500/500 100% हो जाएगा, तो उसकी वजह से रेनफॉल हो जाएगी। तो जैसे ही एयर मोलिक्यूल्स राइज होकर ऊपर जाता है तो टेम्परेचर होता है कम। टेम्परेचर कम होने से ये एयर मोलिक्यूल्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। एयर मोलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये स्पेस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसकी जो कैपेसिटी होती है वो घट जाती है, और वाटर जो है उसमें ऑलरेडी है। जितने टेम्परेचर पे जाके इसकी कैपेसिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दोनों बराबर हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर, और वहां पे कॉन्डेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ रही है बातें? ये थोड़ी सी टेक्निकल है, केमिस्ट्री है, थोड़ी नींद आएगी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट चीजें जो है इसी की वजह से कॉन्डेंसेशन होती है।
लोग बोलते हैं कि इवेपोरेशन हुआ, ऊपर हवा गया, कंडेंसेशन हो गया। कैसे हो गया? तो देयर इज अ कंडीशन फॉर कंडेंसेशन, एंड द कंडीशन इज द वाटर शुड बी सैचुरेटेड। हाउ विल द वाटर बी सैचुरेटेड? ईदर यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर और यू रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ एयर स्पेस। दोनों में से कुछ भी कर दो। या तो इनफ मॉइस्चर हो नीचे ही, और नीचे में ही उसको पूरा पानी मिल जाए सैचुरेट होके और बारिश हो जाए, या फॉगी कंडीशंस हो जाए, जैसे कि ओशंस में होते हैं। ओशन सरफेस में फॉग बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि वहां पे इनफ मॉइस्चर होता है। जब बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा तो बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं है हवा को, कम हाइट पे ही बारिश हो जाएगी। लेकिन जब पानी जहां कम है तो वहां हवा को बहुत छोटा होना पड़ेगा, और बहुत छोटा होने के लिए, बहुत कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात है? तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन फ्रॉम इवेपोरेशन। तो पहले हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ गए? यही कारण है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमको डिटेल में जानना होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा परसेंटेज में होता है। 50% होगा, थोड़ा सा हवा ऊपर जाएगा, ठंडा होगा तो 60% हो जाएगा ह्यूमिडिटी, 70% हो जाएगा, 80% हो जाएगा, 90% हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर घटता जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा कि 100% ह्यूमिडिटी हो जाएगी, और जिस टेम्परेचर पे 100% ह्यूमिडिटी हो जाती है किसी भी एयर मॉलिक्यूल्स की, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट। Dew point is a concept in climatology. Dew point is the temperature at which the relative humidity of air is 100%. अब हर एयर मोलिक्यूल्स के लिए, हर जगह के लिए ड्यू पॉइंट अलग अलग होगा, क्योंकि ड्यू पॉइंट डिपेंड करेगा इस चीज पे कि पानी कितना है। अगर पानी ज्यादा है ऑलरेडी तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर घटने की जरूरत नहीं है, तो कम टेम्परेचर पे ही ड्यू पॉइंट हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा। पानी बहुत कम है तो ड्यू पॉइंट जो है बहुत हाई लेवल पे होगा। तो पूरे वर्ल्ड में जो भी ड्राई रीजन्स होते हैं, जहां पानी अवेलेबिलिटी नहीं है, जहां मॉइस्चर जो है नहीं होता है, वहां बहुत हाइट पे जाके ड्यू पॉइंट मिलता है, और ड्यू पॉइंट बनने के लिए बहुत कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। और जहां इनफ अमाउंट ऑफ ऑलरेडी वाटर अवेलेबल है, वहां कम टेम्परेचर पे ही 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है, मतलब कि ड्यू पॉइंट हो जाता है। मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे ही, कम टेम्परेचर मतलब कि नंबर में मत समझना, मतलब ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। 20 डिग्री सेल्सियस पे ही ड्यू पॉइंट आ जाएगा, और कहीं कहीं पे 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए तब जाके ड्यू पॉइंट आएगा। समझ में आ रही है? तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट हमें समझना है। ये दोनों को हमको बहुत मतलब नहीं है। हमको रिलेटिव ह्यूमिडिटी से मतलब है, हम हमेशा देखेंगे कि इतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो अभी बारिश नहीं हुआ, इतना ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा तो बारिश होगा, या क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन होगा। बारिश तो चलो एक फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन हुआ। तो ये समझ में आ रही बात है? कोई दिक्कत? अब इसके बारे में धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यही सारे कंसेप्ट आपको और समझ में आने लगेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है पूरे अर्थ पे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी का आपको बताएं कि किस लेटीट्यूड पे कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, तो आप समझ लेना कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेके और 10 डिग्री साउथ में रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होता है, हमेशा हाई होता है, क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन है। यहां बारिश बहुत होती है, यहां इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन की वजह से कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन की वजह से बारिश होती है, और ये ओशन भी यहां पे काफी है, तो यहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होती है। 10 से 30 डिग्री पर जब भी हम जाते हैं तो यहां जो है टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज, हम बताए थे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है क्लियर स्काई की वजह से। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एयर स्पेसेस जो है बड़े हो जाएंगे, और ये हाई प्रेशर वाला रीजन होता है जहां बारिश भी नहीं होती है, तो जहां ज्यादा पानी भी नहीं है, तो पानी कम है और एयर स्पेस ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो यहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। फिर 30 डिग्री से ऊपर जाओगे 60 डिग्री तक, तो यहां फिर से आपको क्या होगा, टेम्परेचर कम हो रहा है, एक तो कि ऊपर जाने से टेम्परेचर कम हो रहा है, और ये वाले रीजन में फिर आपको दिखेगा कि बारिश स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो है आगे बात करेंगे हम बारिश यहां स्टार्ट कैसे होगी। तो यहां फिर से बारिश स्टार्ट हो जाएगी टेम्परेट साइक्लोन की वजह से, फ्रंट की वजह से, और यहां अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगेन विल राइज। और उसके बाद जैसे जैसे पोल पे जाओगे तो टेम्परेचर तो कम है, तो उस हिसाब से रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है होना चाहिए ज्यादा, लेकिन वहां पे पानी ही नहीं है, रेनफॉल ही नहीं है, तो इसकी वजह से फिर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड में इक्वेटर में हाई ह्यूमिडिटी, ट्रॉपिकल रीजन 10 डिग्री से 30 डिग्री में लो ह्यूमिडिटी, 30 से 60 डिग्री अगेन हाई ह्यूमिडिटी, एंड आफ्टर द 60 डिग्री लैटिट्यूड लो ह्यूमिडिटी। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। समझ में आ रही है बात है? ये अभी जो भी कंसेप्ट है आपको सुनो, इसको कहीं लिख भी लो, आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना इसको लिंक करते जाना। क्लाइमेटोलॉजी में एक लिंक बहुत जरूरी है, जो अभी जान रहे हो उसके आगे।
अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्यों बढ़ घट रहा है? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी दो चीज पे डिपेंड करता है। एक होता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कितना पानी अवेलेबल है, वाटर बॉडीज है, ओशन है कि लैंड है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और दूसरा होता है टेम्परेचर ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर मोलिक्यूल्स। इन दो चीजों पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड करता है। जितना अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज्यादा होगा उतना रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा। टेम्परेचर ऑफ एयर मोलिक्यूल्स जितना कम होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतनी कम होगी। अगर इतना ही पानी है और इसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब टेम्परेचर आप एयर मोलिक्यूल्स का आप बढ़ाओगे तो इनके बीच का स्पेस एक्सपैंड होगा, सारे एयर मोलिक्यूल्स अब बड़े होंगे, एक्सपेंशन होगा, तो इनके बीच का जो स्पेस होगा वो भी बढ़ जाएगा, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई और उस कंपैरिजन में वाटर उतना ही है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाएगी। और इसका टेम्परेचर अगर घटाओगे तो उसकी स्पेस घट जाएगी, वाटर उतना ही है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तो इफ वाटर इज कांस्टेंट, इफ यू कंसीडर इट एज कांस्टेंट, तो हाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज एंड डिक्रीज विद टेम्परेचर? हायर द टेम्परेचर लोअर भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लोअर द टेम्परेचर हायर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसीलिए ऊपर जाके और ठंडा होके और कंडेंसेशन हो जाता है, और कंडेंसेशन तब होगा जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी। समझ में आ रही है बातें? तो ये होता है मतलब फैक्टर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये जो होता है ये डिसाइड करता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, और इसी बेसिस पे हमने ये पूरे ग्लोब में बांट रखा है। यहां पे क्या है कि पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर भी रिलेटिवली उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्लाउड्स हैं जो इंसोलेशन को ये इंटरसेप्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं टेम्परेचर को, तो यहां बहुत हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल जाएगी। इस रीजन में देखोगे तो टेम्परेचर बहुत हाई है और पानी है ही नहीं, तो यहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत लो मिलेगा। फिर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कम हो जा रहा है और पानी भी अवेलेबल है, तो इसके लिए बहुत हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा। इसके ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर तो कम है, ये फेवरेबल है हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी के, लेकिन पानी है ही नहीं, तो बहुत कम टेम्परेचर होने के बाद भी यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। समझ में आ रही है बातें? तो इस तरीके से चलता है सब कुछ। तो ये पूरा ग्लोब में कहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होगा नहीं होगा इस तरह से डिसाइड होता है। तो आपको याद रहेगा, देखो हमने थर्मल बेल्ट्स कर रखा है, तो आपको पता है कि एक इक्वेटोरियल रीजन होता है, एक ट्रॉपिकल होता है, एक वार्म टेम्परेट होता है, कूल टेम्परेट होता है, सब पोलर होता है, पोलर होता है। तो इसी दिमाग में आप इसको छाप लो अपने। हम बहुत सारी चीजें ना आगे विंड की बात करेंगे, क्लाइमेट की बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे, तो इसी फॉर्म में हम बात करेंगे। समझ में आ रही बात है? क्योंकि देखो टेम्परेचर जो डिफरेंस है ना, यही पूरे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, पूरे क्लाइमेटोलॉजी का बेस है। समझ में आ रही बात है? तो इस बेसिस पे ही हम लोग आगे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो अब समझ गए कि क्या क्या आपको ह्यूमिडिटी कैसे चेंज होगी, ये बात जान गए आप, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अब फिर से हम आते हैं अपने इवेपोरेशन के रेट पे कि इवेपोरेशन कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो ह्यूमिडिटी की बात कर रहे थे कि ह्यूमिडिटी कब ज्यादा होगी कब कम होगी। अब इवेपोरेशन से क्या होता है? ह्यूमिडिटी बढ़ता है, ज्यादा इवेपोरेशन होगा ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, कम इवेपोरेशन होगा कम ह्यूमिडिटी होगी, क्योंकि इवेपोरेशन का मतलब ही होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब डिपेंड करता है कि इवेपोरेशन जो है कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा, किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो कुछ चीजें होती हैं उस बेसिस पे इवेपोरेशन डिसाइड होता है, जिसमें से एक होगा अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल। अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल, कितना पानी अवेलेबल है इस पे डिपेंड होगा कि इवेपोरेशन कितना होगा। यही कारण है कि समुद्र में इवेपोरेशन ज्यादा था और लैंड में कम था। उसका कारण क्या था कि समुद्र में पानी ज्यादा है, लैंड पे पानी कम है, तो इसीलिए अमाउंट ऑफ वाटर। अब यहां पे दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। अब इसको आप ह्यूमिडिटी वाले से कंसेप्ट से मत कंफ्यूज होना। वहां मैंने जो बात करी थी वहां पे वाटर कंटेंट को कांस्टेंट मान के किया था। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि वाटर कांस्टेंट मतलब कंटेंट कब ज्यादा होगा कब कम होगा, क्योंकि मोर द इवेपोरेशन मोर इज द वाटर कंटेंट ऑफ द एयर। तो उस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। तो किसी भी वाटर सरफेस का या लैंड सरफेस का अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा इवेपोरेट होगा ना, इवेपोरेशन ज्यादा पानी का, क्योंकि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए पानी को इवेपोरेट होने के लिए। ठीक है, कोई भी वाटर जब भी वेपर में चेंज होता है तो इसमें एक हीट चाहिए होता है हमें देने के लिए, और जो हीट होता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जहां भी
टेम्परेचर ज्यादा है यानी हीट ज्यादा है, तो वाटर जो है वेपर में ज्यादा चेंज होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर की वजह से ज्यादा चेंज होगा। यही कारण है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा वेपराइजेशन होता है, ऊपर में है कम होता है। पोल पे क्यों कम है पानी? वो पोल पे भी हमने बोला था कि टेम्परेचर कम है लेकिन पानी ही नहीं है, क्योंकि वहां इवेपोरेशन होने लायक ही टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर ही नहीं है इवेपोरेशन होने लायक। वो सब तो आइस जमा हुआ है, आइस थोड़ी चेंज हो जाएगा उसमें, तो वो टेम्परेचर ही नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं कोई कम वहां पे है। तीसरा होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी वाटर की, सॉरी एयर की, इवेपोरेशन कम हो जाएगा वहां पे। अब इस चीज से ना आप अपने रियल लाइफ में देख सकते हो, जब भी वो वाला जो मौसम होता है किचकिचा सा, पूरा ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तब पसीना सूखता नहीं है, कपड़े में पकड़ लेता है। पसीना नहीं सूख रहा है क्योंकि इवेपोरेशन नहीं हो रहा है आपके पसीने का। और वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है। ऑलरेडी पानी जो है अपना स्पेस का 90% भर रखा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा मतलब कि पानी स्पेस में ज्यादा बढ़ गया है, तो इसको चाहिए ही नहीं अब पानी, तो इसकी जो एफिनिटी होती है पानी अट्रैक्ट करने की, वही कम हो जाएगी। इसीलिए ड्राई रीजन्स में आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जब बरसात का मौसम होता है तो जल्दी कपड़े नहीं सूखते हैं। इसका कारण होता है क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑलरेडी ज्यादा होती है। तो इवेपोरेशन के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कम होना चाहिए, मतलब एयर को महसूस होना चाहिए कि उसको पानी चाहिए। समझ में आ रही बात है? विंड स्पीड, विंड स्पीड जब भी ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से, जो क्लाउडीनेस की वजह से उसमें जो है ये हो जाता है, कंजेशन हो जाता है, उसको विंड स्पीड जो है ठीक करता है। तो हायर द विंड स्पीड मोर विल बी द इवेपोरेशन। इसीलिए जब भी आप बरसात हो या गर्मी हो या ठंडी हो, जब तेज हवा चल रही है उसमें आप कपड़ा डालते हैं, धूप नहीं भी है तो कपड़ा सूख जाता है जल्दी, बिकॉज ऑफ विंड स्पीड। एरिया ऑफ इवेपोरेटिंग सरफेस। इवेपोरेटिंग सरफेस मान लो आप इतना बड़ा बोल में लेके, और इतना ही एरिया है ऊपर से, और इतना गहरा है, और एक दूसरा है ऐसे है, जिसमें कि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। कहां से ज्यादा इवेपोरेशन होगा? यहां से ज्यादा इवेपोरेशन होगा। ठीक है, क्योंकि जो हीट होगा, जो कारण होता है इवेपोरेशन का, वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसलिए जितना सरफेस एरिया होगा इवेपोरेटिंग सरफेस का, इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। एयर प्रेशर, एयर प्रेशर जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ज्यादा, सॉरी कम जितना एयर प्रेशर होगा इवेपोरेशन उतना ज्यादा होता है। तो एयर प्रेशर कम होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, राइट। उसके बाद सैलिनिटी ऑफ द ओशन। ओशन या कोई भी वाटर की सैलिनिटी अगर हाई होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, सैलिनिटी लो होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि वाटर जो है फ्रेश वाटर, रिवर की वाटर फ्रेश होती है, ओशन की सलाइन होती है। जो रिवर 7% पानी जाके ओशन में मिलाता है तो वो फ्रेश वाटर इनफ्लक्स बोलते हैं उसको। उसकी वजह से सैलिनिटी कंट्रोल्ड रहती है ओशन की। अगर वो रिवर फ्रेश वाटर नहीं लेके जाएगा तो सैलिनिटी ओशन की बढ़ने लगेगी, और ओशन की सैलिनिटी बढ़ने लगेगी तो इवेपोरेशन कम होने लगेगा, और इवेपोरेशन कम होने लगेगा तो रेनफॉल कम होगी। समझ में आ रही है? इसीलिए फ्रेश वाटर का जाना ओशन में जरूरी है टू मेंटेन द सैलिनिटी ऑफ द ओशन, बिकॉज हायर द सैलिनिटी लोअर विल बी द इवेपोरेशन, लोअर द सैलिनिटी हायर विल बी द इवेपोरेशन। इसका कारण यह होता है ना कि देखो सैलिनिटी जब भी बढ़ती है ना तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो नाउ वाटर रिक्वायर्स मोर हीट टू इवेपोरेट। समझ में आ रही है? इसलिए इवेपोरेशन घट जाती है। प्रेशर जब भी बढ़ता है तो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आपको पता है कि प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, ये सारी चीजें। तो बॉइलिंग पॉइंट जब भी बढ़ेगा तो हमेशा आपको क्या होगा? ज्यादा हीट चाहिए वेपोराइजेशन के लिए। तो इसलिए प्रेशर, एयर प्रेशर जहां ज्यादा होता है तहां इवेपोरेशन कम होता है। अब हमने बात किया था ना कि 10 से 30 डिग्री में क्यों जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है, क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन कम होता है, क्योंकि एयर प्रेशर भी वहां पे हाई है। अभी प्रेशर बेल्ट की बात करेंगे तो एयर प्रेशर भी हाई है। तो हाई प्रेशर रीजन्स में ना ज्यादा हीट चाहिए होता है इवेपोरेट होने के लिए, लो प्रेशर रीजन्स में कम हीट चाहिए होता है इवेपोरेट होने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि इवेपोरेशन कैसा होगा, नहीं होगा। समझ में आ रही है बातें? कोई दिक्कत? तो दिस वाज ऑल अबाउट द इवेपोरेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना कंडेंसेशन का। इवेपोरेशन में क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है जब वाटर वेपर चेंज हो जाए लिक्विड में, तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो जैसे वाटर वेपर जो है लिक्विड से गैस में चेंज हुआ था तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिया था, उसी तरह से जब वाटर वेपर से लिक्विड में चेंज होगा तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगा, राइट। तो वहां आपने एनर्जी दिया था, यहां एनर्जी वो रिलीज होगा, और वही एनर्जी फिर वापस चला जाता था स्पेस में, जिसकी वजह से हीट बजट हो जाती थी। हमने बात करी थी ना कि इतना चला गया उसमें तो वो वापस चला गया। अब कंडेंसेशन के लिए
दो कंडीशंस चाहिए, देयर आर टू कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंडेंसेशन विदाउट विच देयर कांट बी कंडेंसेशन। एक क्या होगा, सेचुरेशन ऑफ एयर, सेचुरेशन ऑफ एयर। ये सेचुरेशन क्या बोलते हैं, सेचुरेशन का मतलब होता है RH शुड बी 100%, समझे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% इज कॉल्ड सेचुरेशन। दूसरा जो फैक्टर होगा वो होता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का प्रेजेंस। व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई? क्या? यस, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई इज एसेंशियल कंडीशन। दो एसेंशियल कंडीशंस होना चाहिए कंडेंसेशन के, अगर वो दोनों एसेंशियल कंडीशंस नहीं होंगे तो कंडेंसेशन नहीं होगा। पहला कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए, और दूसरा होता है कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होना चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं एयर में, एटमॉस्फेयर में। जब भी इनके आसपास का हवा कंडेंस होगा और वाटर रिलीज करेगा अपने इंटरमोलिकुलर स्पेस से, तो दे रिक्वायर ए सरफेस अराउंड विच द वाटर विल मेक द फिल्म। एक पतला सा ऐसे वाटर जो है कलेक्ट होगा, उस कलेक्ट होने के लिए एक सरफेस चाहिए। अगर ये सरफेस नहीं मिला वाटर को, तो वाटर को आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना भी कम कर दो, वाटर विल नॉट कंडेंस। तो ये होता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। अब ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो है, कौन से पार्टिकल होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बन के एटमॉस्फेयर में होते हैं? एरोसॉल्स, पार्टिकल्स, जो हमने बात करी थी ना, डस्ट पार्टिकल्स एंड एरोसॉल्स, दे आर एक्चुअली हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। दे आर रिक्वायर्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर, इन द ट्रोपोस्फेयर फॉर द कंडेंसेशन। अब ऐसे लोग जो है जनरल भाषा में बोल देते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो है डस्ट पार्टिकल सब होगा। नॉट एवरी पार्टिकल एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। देयर आर सर्टेन पर्टिकुलर कंडीशंस इसमें भी होता है कि कौन कौन सा पार्टिकल हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई करेगा। जैसे सी सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। जो समुद्र का जो सॉल्ट होता है, क्लोराइड सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट, जो ये सब एटमॉस्फेयर में पड़े होते हैं, जो वेव्स के ब्रेक होने की वजह से मतलब ऊपर जाते हैं, तो वो एक्चुअल में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के सबसे स्ट्रॉन्ग एजेंट होते हैं। उसके बाद सर्टेन गैसेस भी होते हैं, जैसे कि आपको ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इनके जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो भी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में यूज होते हैं। एरोसोल्स होते हैं वो भी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में यूज होते हैं। तो वो सारे पार्टिकल्स जिनका वाटर एफिनिटी हाई होता है, दैट एक्चुअली एक्ट्स एज ए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। नॉट एवरी पार्टिकल, लेकिन चूंकि इतने डिटेल में हम जाते नहीं हैं, तो हम बोल देते हैं जनरल भाषा में कि ऑल द पार्टिकल्स दे एक्ट एज एन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। वो 10 है, उसमें से 5 जो है एक्ट करते हैं, तो हम गिन लेते हैं कि चलो भाई 10 मान लो एक्ट करते हैं। अब उसके बीच में क्यों हम बोले कि ये नहीं, तो फिर कंफ्यूजन होगा एक जनरल स्टडीज स्टूडेंट के लिए। तो दिस इज द हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ये दोनों मिलेंगे तो कंडेंसेशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? और कंडेंसेशन जिस टेम्परेचर पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम ड्यू पॉइंट। अब ये ड्यू पॉइंट से थोड़ा भी टेम्परेचर घटाओगे तब जाके कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। ड्यू पॉइंट तक RH 100% है, अभी तक कंडेंसेशन नहीं है। अब क्या है कि तुम जितना स्पेस था उतना वाटर है, अब इससे स्पेस घटा दोगे तो वाटर वोमिट करेगा, एयर। समझ में आ रही बात है? तो उसको बोलते हैं कि ड्यू पॉइंट से अगर रिड्यूस किए टेम्परेचर को तो कंडेंसेशन होगा। समझ में आ रही है? अब क्या होता है कि कई बार टेम्परेचर बहुत ज्यादा घटाना पड़ता है कंडेंसेशन करने के लिए, इनफैक्ट सैचुरेशन और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% करने के लिए, क्योंकि जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। अब सपोज वाटर अवेलेबिलिटी इस स्पेस में बिल्कुल मात्र 10% है, तो इसको अब 100% करने के लिए ये स्पेस को बहुत छोटा होना पड़ेगा। तो बहुत छोटा होने के लिए बहुत टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। तो कभी कभी ये टेम्परेचर जो होता है ड्यू पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, जहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होता है, वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस जाना पड़ता है। कितना? बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। और जब बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पे ड्यू पॉइंट अचीव होगा, तो जो कंडेंसेशन होगा वो डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। तो मोस्टली जो हमारे रेनफॉल में ऊपर में होता है वो सब्लिमेशन ही होता है। वो तो हम कंडेंसेशन बात करते हैं क्योंकि एक जनरल भाषा है। तो वो डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट होते हैं और धीरे धीरे वो नीचे आके मेल्ट होके और रेनफॉल बन जाते हैं।
समझ में आ रही? क्योंकि ऊपर में फ्रीजिंग लेयर होता है, जहां पे जाके कंडेंसेशन होता है। एक्चुअली क्लाउड दो जगह फॉर्म होता है, एक तो हाई क्लाउड्स होते ऊपर में जाके फॉर्म होता है, और एक होता है कि ओशन पे नीचे ही में फॉर्म हो जाता है। क्योंकि ओशन के पास क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, तो जब ह्यूमिडिटी बहुत हाई होगी तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर नीचे जाने की जरूरत नहीं होती है। तो हमको उस समय मतलब नॉन फ्रीजिंग मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर में ही हमें मिल जाता है कंडेंसेशन, जिसकी वजह से रेनफॉल हो जाती है वहां पे। लेकिन मोस्टली जो लैंड पे रेनफॉल होती है वो ऊपर में हाई क्लाउड्स में होती है, मतलब क्लाउड नीचे से लेके ऊपर तक वर्टिकल उसका एक्सटेंशन होता है, और जहां फ्रीजिंग लेयर होता है वहां जाके कंडेंसेशन होता है, क्योंकि वहां ही टेम्परेचर इतना कम हो पाता है। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज द कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये कंडेंसेशन हो गया। अब कंडेंसेशन में आपको फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन आपको देखना होता है कि कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन होते हैं। तो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। वन इज कॉल्ड फॉग, वन इज कॉल्ड ड्यू, फॉग, ड्यू, फ्रॉस्ट, राइन और क्लाउड्स। दीज आर द 5 फॉर्म्स ऑफ क्लाउड्स, सॉरी फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होने के बाद कौन कौन से फॉर्म्स होंगे, मतलब कि कैसे दिखेंगे ये लोग। फॉग तब होता है जब नियर द ग्राउंड कंडेंसेशन होने लगता है, मतलब कि जितना टेम्परेचर चाहिए कंडेंसेशन के लिए उसके लिए बहुत ऊंचा जाने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड पे ही मिल जाएगा। जैसे ठंडी के दिन में टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत कम है, तो द एयर डज नॉट रिक्वायर मच हायर एलिवेशन टू रिड्यूस इट्स स्पेस, इट गेट्स इट्स ड्यू पॉइंट नियर द ग्राउंड, और इसकी वजह से जो ग्राउंड के पास में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वहीं पे कंडेंसेशन होके और वाटर ड्रॉपलेट्स, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड होते हैं, और उन्हीं को हम बोलते हैं फॉग। फॉग जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में कंडेंसेशन हो रहा है वहां पे वाटर जो इवेपोरेशन होने के बाद कंडेंसेशन हो जा रहा है ग्राउंड लेवल पे ही, क्योंकि टेम्परेचर उसी टेम्परेचर पे उसको ड्यू पॉइंट अपना मिल जा रहा है और हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी मिल जा रहा है, तो वहीं पे कंडेंसेशन हो गया। तो कंडेंसेशन होने की वजह से हवा में जो है वाटर ड्रॉपलेट्स घूमते रहते हैं, और इसकी वजह से विजिबिलिटी कम होती है। हम जाते हैं तो फॉग वॉक के टाइम में ठंडी के दिन में कितना रात में दिक्कत होता है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है। रात में फॉग क्यों ज्यादा बनता है, क्योंकि रात में टेम्परेचर कम होता है ड्यू टू द रेडिएशन कूलिंग ऑफ द अर्थ, और रेडिएशन कूलिंग ऑफ द अर्थ की वजह से जो उसके ऊपर के लेयर का जो एयर होता है वो बहुत ठंडा हो जाता है। तो बहुत ठंडा ऑलरेडी हो गया है यहीं पे, तो ऊपर जाने की जरूरत क्या है, यहीं पे कंडेंसेशन हो गया। तो इसीलिए पूरा फॉगी कंडीशंस हो जाता है विंटर नाइट में, जो कि रोड पे चलना मुश्किल हो जाता है। तो दोज फॉग आर व्हाट, दोज फॉग्स आर लाइक अ क्लाउड्स ओवर द सरफेस। जैसे जब वो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऊपर बनता है तो उसी कंडेंसेशन को हम क्लाउड बोलते हैं, और वही क्लाउड अगर जमीन पे बन जाता है तो वही हो गया हमारा फॉग। यही फॉग जब स्मोक के साथ मिल जाए या पोल्यूटेंट्स के साथ मिल जाए तो इसको क्या बोलते हैं, स्मॉग। समझ में आ रही बात है? तो जो आप स्मॉग दिल्ली में देखते हो कि स्मॉग है, हाई स्मॉग है, तो एक्चुअली में पॉल्यूशन से स्मोक निकला और कंडेंसेशन से फॉग निकला, दोनों आपस में डिसॉल्व हो गए। माने इसके पानी में ये डिसॉल्व हो गया और बन गया स्मॉग। तो ये तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट फिर भी होता है, इसके मिलने के बाद अब ये बिल्कुल ओपेक हो जाता है, दिखेगा ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड स्मॉग। ड्यू कब होता है? ड्यू जब होता है वो एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स पे नहीं होता है, किसी सरफेस पर टकराने की वजह से होता है। आप जब ग्लास में ठंडा पानी पूरा चिल्ड रखते हो तो देखते हो कि चारों बगल पानी जम जाता है। ये पानी कहां से आया? ग्लास के बाहर। ग्लास के अंदर का पानी नहीं है, ये हवा का पानी है। हवा आके इससे टकराया, इस ग्लास से। इस ग्लास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, तो उसकी वजह से हवा का टेम्परेचर कम हो गया, और हवा का टेम्परेचर कम हो गया तो हवा कॉन्ट्रैक्ट कर गया। इसके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कंडेंसेशन हो गया, और इसके चारों बगल पानी बैठ गया। तो ड्यू को बोलते हैं कॉन्टैक्ट कूलिंग की वजह से कंडेंसेशन। व्हेन देयर इज अ कंडेंसेशन बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट कूलिंग ओवर द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस हो गया या कोई भी चीजों पे, मतलब कोई भी सरफेस पे हवा में सस्पेंडेड नहीं, तो इसको ड्यू बोलते हैं। समझ में आ रही बात है? तीसरा कारण होता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट कब होता है? जब ये ड्यू जब बना, ठीक है, तो ड्यू वाटर फॉर्म में नहीं बना, वो डायरेक्टली आइस में बन गया, क्योंकि टेम्परेचर जो वहां का है वो ऑलरेडी 0 डिग्री से कम का है। जैसे कि हायर लैटिट्यूड्स में या माउंटेन्स पे होता है, टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट इज ऑलरेडी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो भी एयर होगा वो डायरेक्टली जो है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा? फ्रॉस्ट। एक फ्रोजन ड्यू भी होता है। फ्रोजन ड्यू और फ्रॉस्ट में
कंफ्यूज मत होना, फ्रोजन ड्यू बनता है जब एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है, 1-2 डिग्री टेम्परेचर है, तो ड्यू बना था वाटर के फॉर्म में, लेकिन लो टेम्परेचर की वजह से जम गया। जो ग्रासेस पे दिखता है माउंटेन्स में कि अभी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रासेस पे आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिखते हैं, दे आर एक्चुअली फ्रोजन ड्यू। वाटर के फॉर्म में बन के तब वो आइस में कन्वर्ट हुए, और फ्रॉस्ट तब होता है जब डायरेक्टली आइस में हो गए कन्वर्ट। तो दिस इज फ्रॉस्ट। राइम कब होता है? तो राइम तब होता है, राइम इज अ काइंड ऑफ फ्रॉस्ट। द ओनली डिफरेंस इज कि जब किसी एक ऐसे सरफेस पे ऐसे आइस का क्रिस्टल बन जाता है तो दिस इज कॉल्ड राइम। और ऐसे बहुत ज्यादा आपको माउंटेन रीजन्स में दिखेंगे, क्रॉप्स के ऊपर देखेंगे, आप ग्रासेस में देखेंगे कि ऐसे नोकीला कोई, जो एंगुलर नोकीला कोई किसी सरफेस पे यहां पे जम जाए बर्फ, तो दे आर कॉल्ड राइम्स। समझ में आ रही बात है? तो ये राइम कहलाता है। और क्लाउड्स क्या होता है? क्लाउड्स इज द कंडेंसेशन इन द हायर एल्टीट्यूड। जब हाई एल्टीट्यूड पे कंडेंसेशन होगा तो उसको क्लाउड्स बोलेंगे। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत? चलो अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स। हमें मेनली क्लाउड्स देखने हैं, क्योंकि हमारे जो रेनफॉल होते हैं वो क्लाउड्स की वजह से होते हैं। ये फॉग वॉग रेनफॉल नहीं होते हैं, इनकी वजह से जस्ट छोटे 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 छोटे। एक्चुअल में जो फॉग में क्या होता है ना, कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं ड्रॉपलेट्स के, जिसकी वजह से ये जमीन पे नहीं गिरते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, धीरे 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 जमीन पे बैठेंगे। लेकिन क्लाउड्स में क्या होता है कि वहां भी छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे एक दूसरे से क्लोज आके बड़े पार्टिकल बनते हैं, उसके बाद नीचे आने की कोशिश करते हैं, फिर नीचे का हवा उनको ऊपर ले जाता है, फिर 4-5 छोटे छोटे अपने में मिला लेते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर हवा ले जाता है ऊपर, फिर 4-5 ड्रॉपलेट्स को अपने में मिला लेते हैं, और जब इतने भारी होते हैं सबको मिला के कि अब हवा नहीं रोक सकती है, तो नीचे जमीन पे आके रेनफॉल कर देते हैं। तो क्लाउड्स भी वैसे ही होते हैं जैसे फॉग बनते हैं। द ओनली प्रोसेस दैट ऑकर्स इन क्लाउड्स इज द कोएगुलेशन ऑफ वेरियस स्मॉल ड्रॉपलेट्स। और वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉग में लोअर लेवल पे कोएगुलेट नहीं हो पाते हैं, या कोएगुलेट कभी होते भी है तो चुपचाप से जमीन पे गिर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। समझ में आ रही है बात है? तो दिस इज द क्लाउड्स। अब क्लासिफिकेशन क्लाउड्स का जो हम करते हैं वो 2 बेसिस पे करते हैं। एक जो बेसिस पे करते हैं वो होता है हाइट के बेसिस पे, और एक होता है अपीयरेंस के बेसिस पे, राइट। हाइट के बेसिस पे जब भी क्लाउड्स को करेंगे तो 3 भाग में करेंगे, हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड, लो क्लाउड्स। हाई क्लाउड का मतलब होता है मोर देन 6 to 12 किलोमीटर्स, मोर देन छोड़ो 6 किलोमीटर्स टू 12 किलोमीटर्स ऑफ हाइट, 6 किलोमीटर्स टू 12 किलोमीटर्स ऑफ हाइट, इसको बोलते हैं हाई क्लाउड्स। ये 12 किलोमीटर हम अपने ट्रॉपिक्स के हिसाब से सोच रहे हैं, अब वहां जाओगे तो उनका ट्रोपोस्फेयर ही नीचे होता है, तो नीचे मान लगो। और तो 6 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर। मिडिल क्लाउड्स का जो हाइट होता है वो 2 किलोमीटर्स टू 6 किलोमीटर्स होता है, राइट। और जो लो क्लाउड्स होता है इनकी जो हाइट होती है वो बिलो 2 किलोमीटर्स होती है, समझे। अब बिलो 2 किलोमीटर्स मतलब कि ये हम जो बात कर रहे हैं ना वो बेस ऑफ द क्लाउड की बात कर रहे हैं। बेस माने इसकी जो बेस होगी क्लाउड की वो 6 किलोमीटर से ऊपर होगी, इसकी जो बेस होगी क्लाउड की वो 2 किलोमीटर से ऊपर होगी, और इसकी जो बेस होगी क्लाउड की वो 2 किलोमीटर से नीचे होगी। कुछ क्लाउड्स ऐसे होते हैं कि जिनका बेस तो 1-1.5 किलोमीटर पे होता है, लेकिन उनका एक्सटेंशन जो है ऊपर के 10 किलोमीटर तक होता है, माने वर्टिकल क्लाउड्स इनको जो बोलते हैं। तो इनका बेस जो है वो 1.5 किलोमीटर जमीन से ऊपर होता है, लेकिन ये क्लाउड्स जो हैं वो ऊंचा जो है 10 किलोमीटर तक जाते हैं, तो इनको भी हम लो क्लाउड्स की कैटेगरी में डालते हैं रादर देन की हाई क्लाउड्स की कैटेगरी में। जबकि इनकी हाइट देखोगे तो 6 से 12 किलोमीटर तक गई हुई है, क्योंकि इनका जो बेस है ये हमारे रेंज में है। तो इस बेसिस पे हम मापते हैं। ऐसे क्लाउड्स को हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बोलते हैं, अभी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये हाइट के बेसिस पे हो जाता है एक। दूसरा होता है अपीयरेंस के बेसिस पे, ठीक। अपीयरेंस के बेसिस पे जो क्लाउड्स होते हैं वो ऐसे बांटे जाते हैं, सीरो, क्यूमुलो और स्ट्रेटो, राइट। ये जो है किसके बेसिस पे है? अपीयरेंस के बेसिस पे। सीरो क्लाउड्स जो होता है इसका होता है स्कैटर्ड, मतलब छोटे 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 ऐसे स्कैटर्ड होंगे बाल की तरह आपके, ये होते हैं सीरो क्लाउड्स। क्यूमुलो का मतलब होता है हीप ऑफ कॉटन, ऐसे कॉटन की तरह, कलीफ्लावर की तरह होंगे ये, तो उनको क्यूमुलो बोलते हैं। स्ट्रेटो बोलते हैं जब ये एकदम ऐसे सीट की तरह होंगे, स्ट्रेट,
मतलब इनका हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ज्यादा होगा, क्यूमुलो का वर्टिकल एक्सटेंशन ज्यादा होता है, ये ऊपर तक फैले होते हैं, ये हॉरिजॉन्टली ज्यादा इनका एक्सटेंशन नहीं होता है। स्ट्रेटो जो होते हैं इनका हॉरिजॉन्टली एक्सटेंशन होता है, समझ में आ रही बात है। तो और ये जो सीरो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे 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 होते हैं। तो ये अपीयरेंस के बेसिस पे सीरो क्लाउड्स, क्यूमुलो क्लाउड्स और स्ट्रेटो क्लाउड्स बोलते हैं। देखो अभी जो हम बात करें सीरो, क्यूमुलो, स्ट्रेटो, कोई भी क्लाउड जो होता है इसमें जो है कई चीजों से मिलकर बनता है, जैसे कि सीरो हो गया, स्ट्रेटो हो गया और क्यूमुलो हो गया, ठीक है। अब इसमें हम सीरो क्यूमुलस भी होता है, सीरो स्टेटस भी होता है। तो इसका मतलब हम आपको बता देंगे कि सीरो स्टेटस का मतलब क्या हुआ। स्टेटस का मतलब होगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। अब स्कैटर्ड फॉर्म में ही हॉरिजॉन्टली एक्सटेंडेड होगा तो उसको हम सीरो स्टेटस क्लाउड बोल देंगे। स्कैटर्ड फॉर्म में ही वर्टिकली होगा तो सीरो क्यूमुलस बोल देंगे। तो अपीयरेंस के बेसिस पे ये मेजरली 3 बांट दिए। तो कोई भी क्लाउड होता है ना, कई टर्म से मिला के क्लाउड बोलते हैं। और एक चौथा जो टर्म यूज करते हैं हम क्लाउड्स के लिए, उसको बोलते हैं हम निम्बो क्लाउड। निम्बो सेट, ये तो सारा चला गया यार, निम्बो, ठीक है। निम्बो का मतलब होता है नींबू, मतलब ऐसे सर याद दिलाने के लिए, मतलब रेन बियरिंग। निम्बो का मतलब होता है रेन बियरिंग, नींबू का निचोड़ते हो तो पानी निकलता है। तो जहां जिस क्लाउड में भी निम्बो वर्ड जुड़ गया, इसका मतलब कि वो बारिश तेज करेगा, सीधी सी बात है। तो निम्बो स्टेटस क्लाउड, स्टेटोनिम्बस क्लाउड या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, तो ये सारे क्लाउड जो होते हैं हेवी रेनफॉल वाले क्लाउड्स होते हैं। और ये सब जो क्लाउड्स है जहां पे निम्बो नहीं जुड़ा हुआ है, वो या तो रेन बियरिंग ही नहीं होगा, बिल्कुल रेन नहीं करेगा, या तो हल्का सा ड्रिजल्स कर सकता है। लेकिन जहां निम्बो जुड़ेगा तहां हेवी रेनफॉल करेगा। समझ में आ रही बात है। तो ये एक तरीके से हम क्लाउड को देखते हैं। और एक तो हमने आपको बता दिया किस बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे। अब हम जो है एक्चुअल में क्लाउड्स को देखेंगे कि कितने तरह के क्लाउड्स होते हैं। हाई क्लाउड्स में 3 होते हैं, सीरस क्लाउड्स, सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स, क्यूमुलस क्लाउड्स और सीरो स्टेटस क्लाउड्स। सीरो स्टेटस क्लाउड्स, सीरो स्टेटस, सीरो क्यूमुलस और सीरस। सीरस जो है ऐसे 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 स्कैटर्ड होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन है इसका कि वर्टिकल है, क्योंकि बहुत छोटा होता है। सीरो क्यूमुलस ऐसे होगा, आपको वर्टिकल एक्सटेंशन ज्यादा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन कम दिखेगा, वर्टिकल ज्यादा दिखेगा। सीरो स्टेटस होगा ऐसे होगा। और ये सारे क्लाउड्स आपको 6 किलोमीटर के ऊपर होते हैं। आपको बहुत आसमान में जो व्हाइट व्हाइट धुंधला सा क्लाउड दिखता है ना, जो एकदम क्लियर स्काई के टाइम दिखता है, दैट इज सीरस क्लाउड्स। वो क्लाउड्स दिख रहा है, इसका मतलब कि अभी तो रेनफॉल का कुछ नहीं दिख रहा है। वो क्लाउड जब एकदम धूप होती है, क्लियर स्काई है, तो भी दिखता है, बिकॉज दे आर नॉट रेन बियरिंग क्लाउड्स, दे डोंट रेन। इनके पास इतना पानी नहीं होता है कि ये कोएगुलेट करके भी, और जो ऊपर से हवा जा रही है उसको काउंटर करके नीचे गिर जाए। तो दे आर नॉट रेन बियरिंग क्लाउड्स। फिर हमारा आता है मिडिल क्लाउड्स। मिडिल वर्ड के लिए यूज करते हैं अल्टो। अल्टो इज ए वर्ड यूज्ड फॉर मिडिल क्लाउड्स। समझ में आ रही बात है। अब अल्टो में 2 तरह का होता है, अल्टो क्यूमुलस और अल्टो स्ट्रेटस। स्ट्रेटस, अल्टो का मात्र मतलब होता है मिडिल क्लाउड्स, यानी 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में अगर वर्टिकल ऐसे क्लाउड दिखे तो समझ देना कि वो अल्टो क्यूमुलस क्लाउड है, और अगर ऐसे क्लाउड दिखे हॉरिजॉन्टल तो समझ देना कि वो अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स है। दे आर नॉट हेवी रेन बियरिंग, क्योंकि इनके साथ निम्बो वर्ड यूज नहीं है। दे कैन कॉज ड्रिजल सम टाइम ये ड्रिजल्स कर सकते हैं, वो भी हमेशा नहीं। समझ में आ रही बात है। तो ये जो है कितने से कितने किलोमीटर के बीच में होंगे, 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में। ये होंगे 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर में। ये आपको अक्सर दिखते हैं, मौसम खराब होता है तो कई बार क्लाउड्स तो दिखते हैं, लेकिन बारिश का कोई दूर दूर तक ये नहीं होता, संभावना नहीं होती है। तो दीज आर अल्टो क्लाउड्स। फिर हमारा आता है लो क्लाउड्स। लो क्लाउड्स में जो मेजर क्लाउड्स होते हैं वो होते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स, क्यूमुलस क्लाउड्स, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। अरे यार व्हाट इज हैपनिंग, क्यूमुलो निम्बस।
इसको कैसे लिखे, क्यूमुलोनिम्बस, समझ में आ रही है, CUMULONIMBUS, क्यूमुलोनिम्बस। हमें ज्यादातर इस क्लाउड्स के बारे में बात करनी है। इसको आप बात करो, आपसे डायरेक्टली पूछ ही दिया जाए कि भाई क्लाउड्स के टाइप्स बताओ, तब तो आपको ये सब बताने पड़ेंगे। लेकिन जो ज्यादातर हमें पूरे क्लाइमेटोलॉजी में जरूरत पड़ती है वो इनकी जरूरत पड़ती है कि ये एक्चुअली रेन बियरिंग होते हैं। ये जो स्ट्रेटस और क्यूमुलस होते हैं दे कॉज ड्रिजल्स, ये हमेशा ड्रिजल्स करते हैं, हेवी रेन नहीं करते हैं। ड्रिजल्स अगर लॉन्ग टर्म तक होता रहे तो इसका मतलब कि वो स्ट्रेटस क्लाउड्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेटस क्लाउड्स की वर्टिकल एक्सटेंशन बहुत ज्यादा होती है, धीरे धीरे चलता रहता है, तो किसी एक पॉइंट पे बहुत देर के बाद ये गुजरता है। तो जितना उसका हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन होगा, ये क्लाउड्स है, ये एक पॉइंट है, आप यहां खड़े हो, अब यहां से स्ट्रेटस क्लाउड्स आ रहा है, आपको ड्रिजल करना स्टार्ट किया। ड्रिजल मतलब छोटे छोटे 5 mm से कम का जो ड्रॉपलेट्स होता है उसको ड्रिजल बोलते हैं, अभी हम बात करेंगे। ये ऐसे जाएगा, जाते जाएगा 4 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 12 घंटा तक लगातार छोटे छोटे से बूंदे होते रहते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटस क्लाउड्स। क्यूमुलस क्लाउड्स मतलब उसका वर्टिकल एक्सटेंशन होगा, वो आएगा ऐसे बूंदा बूंदी करेगा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट निकल जाएगा। दिस इज क्यूमुलस क्लाउड्स। निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स, पूरा हेवी रेनफॉल हो रहा है और दिन भर चलता रहा, दिस इज निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, 2 घंटे के लिए बारिश होगा, पूरा थंडर स्टॉर्म, बिजली कड़कड़ाना, तेज हवा चलना, आंधी तूफान, पूरा 2 घंटे में ही आपको ताज नाश करके चला दिया। दिस इज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। समझ में आ रही बात है? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स क्योंकि इसका वर्टिकल एक्सटेंशन होता है, बहुत सारा पानी है इसके अंदर, डार्क क्लाउड्स होते हैं, ब्लैक कलर के क्लाउड्स होते हैं, ये हेवी रेनफॉल करते हैं। डार्क क्लाउड्स में भी कभी आसमान में देखना, आपको लगेगा ना कि इधर व्हाइट है, इधर व्हाइट है, इसी बीच में पूरा डार्क है, दिस इज क्यूमुलोनिम्बस। कभी दिखेगा कि बहुत डार्क नहीं है लेकिन इधर हॉरिजॉन से लेके इस हॉरिजॉन तक पूरा बादल है, दिस इज निम्बो स्ट्रेटस। समझ जाना कि जो बारिश होगी वो अगले 8 घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए अपने घर में रहो। ये जो होगी क्लाउड्स, इसको समझ लेना कि हाँ अगर बारिश हुई तो 2 घंटा जो है पूरा बिजली कड़केगी, लाइटनिंग एंड थंडरिंग के साथ होगी, तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। समझ में आ रही है? तो क्लाउड से पहचान जाओगे कि आगे क्या होने वाला है। ठीक, मतलब ये इंडिकेटिव है, कोई जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है शो ऑफ में बोलते हैं कि अभी बारिश होगा 2 घंटे में देखना, तब तक उधर से तेज हवा आया, क्लाउड्स को लेकर चला गया, तो बारिश जो आपके यहाँ होने वाला था आपसे 10 किलोमीटर दूर हो गई, लेकिन आपके वहां पे बेवकूफ बन गए। ठीक है, तो ये चीजें होता है। दिस इज द जनरल कंडीशंस, ऐसे होता है। देयर आर सो मेनी मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व। कई बार हवा लेके चली जाती है क्लाउड्स को, तो बारिश होने वाली होती है, लास्ट आवर में नहीं हो पाई, बारिश कैंसिल हो गई। तो ये सारी चीजें जो है आपको क्लाउड्स पे डिपेंड होता है। समझ में आ रही है? क्लाउड्स में जो ये 2 क्लाउड्स है, निम्बो स्ट्रेटस, क्यूमुलोनिम्बस, ये हमें बहुत जरूरी है जानने इसके बारे में, क्योंकि ये दोनों क्लाउड्स जो होते हैं वो साइक्लोन्स में इन्वॉल्व होते हैं। जब ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ेंगे तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। टेम्परेट साइक्लोन्स में निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स होता है। ये जो है बहुत डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, ये जो होता है बहुत कंस्ट्रक्टिव होगा। हेवी रेनफॉल होगा, बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर आएगा, लेकिन तूफान और पूरा जो देखते हो ना तबाही, वो नहीं करता है, वो इसकी वजह से होता है। इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है तबाही करता है, और टेम्परेट साइक्लोन जो है तबाही नहीं करता है, वो हेवी रेनफॉल, गुड रेनफॉल करता है। समझ में आ रही है? और ये लोग होते हैं वो इनके अगल बगल जो है थोड़े बहुत बूंदाबांदी करके अपना चल देते हैं, तो ये जो होते हैं अटैच्ड होते हैं इनसे, आसपास में इनके दिखेंगे खूब आपको। ठीक है, तो ऐसे होता है। समझ में आ रही है बातें? कभी देखते होगे कि अचानक से तेज बारिश स्टार्ट हो गई। दिस इज बिकॉज कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इज देयर एंड नो एनी क्यूमुलो और स्ट्रेटस क्लाउड्स अराउंड दैट। कभी देखोगे कि हल्का हल्का बारिश स्टार्ट हुआ और उसके बाद तेज बारिश स्टार्ट हुई, तो इट इज बिकॉज कि ऑलरेडी पहले क्यूमुलोनिम्बस आया, सॉरी क्यूमुलस आया, और क्यूमुलस के बाद क्यूमुलोनिम्बस आया। समझ में आ रही बात है? तो ये सारे आपके क्लाउड्स के टाइप्स होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये देख लो पिक्चर, ये हो गया सीरो स्ट्रेटस, सीरो क्यूमुलस, सीरस क्लाउड्स। समझ में आ रही है? ये तो ये ना थोड़ा सा हैलो क्रिएट करते हैं। ये जो दिखाया गया है वो इसलिए दिखाया गया है कि ये जो ना सन का हैलो इफेक्ट क्रिएट करते हैं। सन का लाइट जो है इनके चारों तरफ से निकल रही है डिफ्यूज होकर, तो ये इनका मेन काम होता है। ये बारिश नहीं करते हैं। ठीक, ये हो गया अल्ट्रो स्ट्रेटस, अल्टो क्यूमुलस। अल्ट्रो स्ट्रेटस का मतलब होता है कि इनका वर्टिकल होगा, अल्ट्रो क्यूमुलस मतलब हॉरिजॉन्टल ज्यादा होगा। ये यहां से लेके यहां तक सब अल्ट्रो स्ट्रेटस है। अल्ट्रो क्यूमुलस में मतलब कि ये जो है इनका वर्टिकल ज्यादा होगा, ज्यादा ये एक्सटेंशन नहीं होगा। अब ये देखो, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है। ये क्लाउड जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर तक है, मतलब ये वर्टिकल एक्सटेंशन है। ये देखो डार्क दिख रहा है ना, ये डार्क नीचे में पूरा दिख रहा है, इसलिए कि बहुत सारा इसमें मतलब वाटर है, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ ये रेनफॉल करेगा। ठीक, ये हो गया निम्बो स्ट्रेटस। ये जो है रेनफॉल
जो है बहुत तेज नहीं करेगा, लेकिन लंबे समय तक करेगा और एक साथ बहुत दूर में करेगा, ये भी होता है। जैसे क्या होता है ना कि कुछ क्लाउड्स होते हैं जो यहां कर रहे हैं, 2 किलोमीटर बगल में फोन करोगे तो बारिश नहीं हो रही है, तो इट इज बिकॉज ऑफ इधर क्यूमुलोनिम्बस और क्यूमुलस। क्यूमुलस में ड्रिजल हो रहा है, अगर ऐसा तो क्यूमुलस हो गया, और हेवी बारिश यहां हो रहा है और 2-4 किलोमीटर बाद नहीं हो रहा है, तो वो हो गया क्यूमुलोनिम्बस। तो उनके पास जो है 10 मिनट बाद जाएगा जो बादल है। और ये होता है ना एक साथ, अगर पूरे लंबे समय तक, कभी कभी आधा यूरोप में एक साथ बारिश होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ द निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स। तो कौन सा क्लाउड्स किस तरह से बिहेव करता है, क्यों करता है, समझ में आ रही है बातें? अब इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि क्यों क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स बनता है, वो होता है, उसको भी हम बात करेंगे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि ये जो है ना कन्वेक्शन की वजह से बनता है। जब हवा ऊपर जाए तो इस वजह से ये ज्यादातर ये वाले क्लाउड्स बनते हैं, कन्वेक्शन की वजह से। और ये ज्यादातर फ्रंटल की वजह से, फ्रंट की वजह से बनता है। अभी हम लोग फ्रंट वगैरह बात करेंगे सब कुछ। तो मेनली कन्वेक्शनल रेनफॉल में ना ये वाले क्लाउड्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि हवा जो है गर्म होके तेजी से ऊपर जा रहा है। तो जब गर्म होके वो तेजी से ऊपर जा रहा है तो इसका जो वर्टिकल एक्सटेंशन होता है वो काफी हो जाता है। वर्टिकल एक्सटेंशन काफी हो जाता है क्योंकि हवा काफी ऊपर तक गई और पूरा क्लाउड्स बना दी, तो उसकी वजह से क्यूमुलोनिम्बस बन जाता है। तो अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे। अब हम आते हैं प्रेसिपिटेशन के लिए। क्लाउड समझ गए। प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि देखो प्रोसेस क्या था। पहले हुआ था आपको कॉन्डेंसेशन, पहले हुआ था कॉन्डेंसेशन, ठीक। कॉन्डेंसेशन, कॉन्डेंसेशन से क्या हुआ, छोटे 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 ड्रॉपलेट्स बन गए, ठीक है। ये सारे ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे और मिलके क्लाउड्स बन जाएंगे पूरा। मतलब अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं नीचे गिरने की कोशिश करेंगे, बट इनकी अभी साइज जो है और इनका वेट जो है बहुत कम है, तो नीचे से हवा भी जा रही है ऊपर, इस हवा को कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये हवा ऊपर जा रही है, इनको वापस लेके चली जाएगी ऊपर, ठीक है। वापस ये ऊपर जाएंगे, अगल बगल के कुछ इनके जो सहपाठी ड्रॉपलेट्स हैं इनको मिला के बड़े ड्रॉपलेट्स बनेंगे, फिर वो नीचे आने की कोशिश करेंगे, फिर हवा ऊपर नीचे से जाएगी इनको। स्टिल द एयर विल नॉट अलाउ इट टू फॉल। समझ में आ रही बात है? क्यों? क्योंकि अभी इनकी स्पीड जो है, इनकी पावर ज्यादा है। फिर ये ऊपर जाएंगे, रास्ते में फिर इनको 10 लोग मिलेंगे और बड़ा अपना साइज बनाएंगे ये लोग, फिर नीचे आएंगे, ठीक। फिर नीचे आएंगे तो फिर इनको, अभी स्ट्रांग है ये बिल्कुल अभी भी, फिर जाएंगे, एक टाइम के बाद ये इतने बड़े हो जाएंगे कि उसके बाद जब ये नीचे जाएंगे तो यहां पे इनको अब ये नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी वेट अब ज्यादा हो गई है। तो वेट ज्यादा हो गई है तो ये नीचे गिरेंगे और रेनफॉल करेंगे। तो प्रेसिपिटेशन का अगर एक लाइन में आपको डिफिनेशन बोला जाए तो आप ये बोलेंगे कि the water that formed in precipitation is the gravity fall of the water that comes out of condensation। तो condensation के प्रोसेस से जो भी पानी बाहर आया वेपर से लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, ये जब भी नीचे आएगा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो इसको हम प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। समझ में आ रही बात है? तो यही प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है। अब एक होता है मैकेनिज्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि प्रेसिपिटेशन के मैकेनिज्म्स क्या हैं, कैसे प्रेसिपिटेशन होता है। तो इस मैकेनिज्म्स की अभी हम लोग बात कर रहे थे। एक्चुअल में 3 लेयर होता है, 3 लेयर होता है। एक जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, इसमें क्लाउड्स के 3 लेयर में बता रहा हूं कि मतलब एटमॉस्फेयर में 3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग लेयर, फ्रीजिंग लेयर। बीच वाला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन लेयर, फ्रिक्शन लेयर। और सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन लेयर, कन्वेक्शन लेयर, कन्वेक्शन लेयर। इस कन्वेक्शन लेयर में हवा ऊपर जाती मिलेगी आपको, हवा ऊपर जाती मिलेगी, खूब तेज हवा, काफी तेज है, ऊपर जाएगी, ये ऊपर तक जा रही है। इस फ्रिक्शन लेयर में आपको क्या मिलेगा कि ऊपर से पानी भी आ रही है, हवा भी जा रही है। और यहां फ्रीजिंग लेयर में आपको केवल आइस जो है नीचे गिरते हुए मिलेंगे। अगर आप ऊपर जाके प्लेन से आपको बोला जाए कि इन तीनों को आप थोड़ा सा भ्रमण करके आओ, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा कंडीशन कि ऊपर वाले में आइस नीचे गिर रहे हैं, यहां जो है आइस टूट के छोटे छोटे हो जा रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से, ये नीचे आ रहे हैं, तो दिखेगा कि हवा खूब तेजी से ऊपर जा रही है और इनको वापस भेज दे रही है। तो जब कॉन्डेंसेशन होता है फ्रीजिंग लेयर में जाके, जब टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है और कॉन्डेंसेशन होता है, तो ये एक्चुअल में छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। दे बिकम स्मॉल आइस क्रिस्टल्स, राइट। These ice crystals try to fall down, but as they move into this convection layer,
the updraft or convection of air is so high that it throw these ice crystals again in the freezing layer. और जब वो फ्रीजिंग लेयर में जाते हैं तो अगल बगल के आइस क्रिस्टल से फिर बड़े आइस बन जाते हैं, फिर नीचे आने की कोशिश करते हैं, फिर जाते हैं, फिर बड़े आइस बन जाते हैं. जो सबसे बड़ा वाला आइस बन जाता है जिसको अब ये हवा नहीं रोक सकती है, तब वो आके कन्वेक्शन लेयर में जब नीचे गिरते हैं तो ये मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं. मेल्ट इसलिए हो रहे हैं कि अभी इधर का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं है, अब टेम्परेचर हाई है. तो मेल्ट होते होते जमीन पे आते जाते ये रेनड्रॉप्स बन के बारिश करते हैं. तो दिस इज द मैकेनिज्म्स, मतलब ये प्रोसेस होता है पूरा. एक बार में कोई ड्रॉपलेट बन के नीचे नहीं गिरता है. वो पहले तो कि वो आइस के फॉर्म में बनता है, आइस के फॉर्म में बन के नीचे आता है, वापस इसको भेजा जाता है, फिर वहां पे होता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस जाता है. इस तरह से जब अपना वो साइज को ग्रो कर लेता है कंसिडरेबल, सो दैट कि दिस नाउ कन्वेक्शन विल नॉट बी एबल टू थ्रो इट अगेन इनटू द फ्रीजिंग लेयर, देन इट विल फॉल. And it will fall, and in the process of falling, this layer is having higher temperature. Because of that, this ice crystal will melt and they become in the form of water, and गिर के वो बन जाते हैं बारिश, रेनफॉल हो जाती है. अगर यही लेयर सपोज इसकी लेयर की टेम्परेचर जो है ये 0 डिग्री के करीब में हो, सब 0 डिग्री पर टेम्परेचर जैसे माउंटेन रीजन में होता है, हायर लैटिट्यूड्स में होता है, तो ये अब मेल्ट नहीं होंगे, तो ये स्नोफॉल होने लगेगा. तो अब हम बात करेंगे आगे चल के कि स्नोफॉल कब होता है, रेनफॉल कब होता है, हेलस्टॉर्म कब होता है. तो ये जो है इसी प्रोसेस में हम बात करेंगे. तो पहले ये प्रेसिपिटेशन का मैकेनिज्म समझ गए कि क्या मैकेनिज्म होता है प्रेसिपिटेशन का. फिर आपको जो नेक्स्ट आता है प्रेसिपिटेशन में, वो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है. प्रेसिपिटेशन के कितने टाइप्स होते हैं? देखो, प्रेसिपिटेशन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दोनों में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये दोनों इजीली लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं. एक टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन और एक फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, FORMS फॉर्म्स. टाइप्स और फॉर्म्स में फर्क होता है. जब टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बोला जाएगा तो आप बताएंगे कि किस किस प्रोसेस के थ्रू हवा ऊपर जा रही है और कंडेंसेशन होकर क्लाउड बन रही है, ये आप बताएंगे. क्योंकि आपसे टाइप्स पूछा जा रहा है प्रेसिपिटेशन का, तो उसमें आप ये बताएंगे कि कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू हवा ऊपर जाके और ठंडा होके कंडेंस हो रही है, तो वो टाइप्स में आ जाएगा. और फॉर्म्स जब आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि किस फॉर्म में वो जमीन पे नीचे आ रही है, हमें किस फॉर्म में मिल रही है, तो वो फॉर्म कहलाएगा. तो जो ये हेलस्टॉर्म्स, ये स्नोफॉल, स्लीट, इसमें कई सारे ड्रिजल्स, तो ये सारी जो होती हैं दे आर कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, दे आर नॉट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. आपको नेट पे बहुत जगह पे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन ये दिख जाएगा, इनफैक्ट अच्छे साइट्स पे भी, विकिपीडिया पे भी दिख जाती है. बट जब आप ज्योग्राफी करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, तो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस 2 टर्म्स, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, बिकॉज दे आर नॉट टाइप्स, दे आर जस्ट द फॉर्म ऑफ द मतलब वाटर का वो फॉर्म है जिस फॉर्म में वो नीचे आ रहा है, तो वो फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आप बोलेंगे. समझ में आ रही है? तो हम पहले टाइप्स डिस्कस करते हैं, फिर फॉर्म्स डिस्कस करेंगे. टाइप्स प्रेसिपिटेशन हमने क्या बताया कि किस मैकेनिज्म के थ्रू हवा ऊपर जाके और कंडेंस हुई. तो ऐसे बेसिकली 3 मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके थ्रू हवा ऊपर जाती है और कंडेंस हो जाती है. एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं कन्वेक्शन, थर्मल कन्वेक्शन. इसमें क्या होता है कि सन जो है हीट कर रही है लैंड को पूरा. नाउ दिस लैंड इज हीटेड, इट इज हैविंग हाई टेम्परेचर. व्हाट विल दिस लैंड डू? दिस विल हीट द क्लोजेस्ट एयर अराउंड दिस. जैसे ये ठंडा करती थी रेडिएशन कूलिंग के बाद, तो दिन के टाइम में, मौसम में जब ये गर्म है, तब ये गर्म भी करेगी अपने लेयर को. ये वाला जो लेयर है इसके पास कुछ ना कुछ तो पानी है, मॉइस्चर पिक करके रखा है कहीं से भी. अब ये ऊपर जाएगा नाउ बिकॉज इट इज हीटेड. जब ये हीटेड हो गया तो इसका वॉल्यूम बढ़ा कॉलम का, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा. जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा. टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो जो इसके एयर मोलिक्यूल्स के स्पेस होंगे वो रिड्यूस होंगे, यानी इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी. जाते 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 एक टाइम पे आएगा जहां इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई, ड्यू पॉइंट अचीव हो गया. अब कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन होकर यहीं पे एक बड़ा सा क्लाउड बनाया और खूब मूसलाधार रेनफॉल कर दिया. तो दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड कन्वेक्शनल टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन बिकॉज द राइजिंग ऑफ एयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन. Rising of air because of the thermal condition is called convection.
कॉन्वेक्शनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉन्वेक्शन हम तब बोलते हैं जब एयर राइज कर रहा है बिकॉज ऑफ हीटिंग। समझ में आ रही बात है? तो ये कॉन्वेक्शन कहलाता है। तो कॉन्वेक्शनल रेनफॉल इसको बोलते हैं क्योंकि ये लैंड के हीटिंग होने की वजह से होता है। ये ज्यादातर टाइम इक्वेटोरियल रीजन में होता है। जितने भी इक्वेटर के रीजन्स होते हैं वहां जो ये रेनफॉल होता है वो किस वजह से होता है? तो वहीं का हवा, लोकल हवा, लोकल मॉइस्चर वाला हवा, कहीं दूर से नहीं आया अगल बगल से, वहीं का हवा गर्म होकर ऊपर गया, ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ी, कॉन्डेंस हुआ, रेनफॉल कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल। इस रेनफॉल में मैक्सिमम टाइम जो क्लाउड्स बनते हैं वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। तो जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बोलेंगे बनते हैं तो रेनफॉल किस टाइप के होंगे आप बताओ? हेवी रेनफॉल विथ थंडर एंड लाइटनिंग, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लो स्केल ऑफ स्पेस, कम दूर में होगा, जितना दूर में यह हवा उठा था थोड़ी देर के लिए होगा, और हेवी रेनफॉल होगा क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन बहुत ज्यादा नहीं है, वर्टिकल एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है, थंडर लाइटनिंग सब होगा। तो इस टाइप का रेनफॉल मैक्सिमम इक्वेटोरियल रीजन में होता है। समझ में आ रही है? तो इसको कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। दूसरा कंडीशन देखना, अब देख लो इसको पिक्चर से देखो, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल। यहां से हवा उठा, ठीक है, सन हीट किया लैंड को या जो भी वाटर को, जो भी यहां से हवा उठा, वार्म होकर कूल हुआ, कूल होकर यहीं पे बारिश किया, तो दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये दूर से ऐसे दिखाई देता है, अगर आप देखोगे तो कि हवा यहां से उठ रहा है, ऐसा लग रहा है क्लाउड बना और यहीं पे बारिश कर दिया, तो दिस इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरा जो रेनफॉल होता है वो होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ओरो का मतलब हमने बताया था जियोमॉर्फोलॉजी में क्या था? माउंटेन्स। मतलब कि यहां जो हवा ऊपर उठेगा ये गर्म होकर नहीं उठेगा, ये माउंटेन बीच में आ जाएगा उसका चलने में, उसकी वजह से उठेगा। अब सपोज मान लो कि यहां से विंड चल रही थी, देयर इज अ विंड, यहां विंड का हो गया, वहां पे कोई विंड नहीं थी, ये विंड जो है वाटर वेपर लेके कैरी कर रही है, हवा ही है तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा, कैरी कर रही है मॉइस्चर को। इसके रास्ते में ये माउंटेन आ गया, तो ये माउंटेन तो इस विंड से तो ये नहीं हो जाएगा, तो इससे मैकेनिकल अपलिफ्टमेंट होगा। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल अपलिफ्टमेंट। वो था थर्मल अपलिफ्टमेंट, वो थर्मल अपलिफ्टमेंट उसको बोलते हैं अफेयर। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल अपलिफ्टमेंट अफेयर। अब ये इस माउंटेन की वजह से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड बना और उस क्लाउड की वजह से रेनफॉल हो गया, और इसकी वजह से ये वाला जो एरिया है वहां पे मूसलाधार रेनफॉल हुआ, खूब तेज रेनफॉल हुआ, हेवी रेनफॉल हुआ। तो दिस काइंड ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। इसमें भी जनरली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, क्यूमुलस क्लाउड, सब मिला जुला क्लाउड्स बनता है इसमें, क्योंकि इसमें क्यूमुलस भी बन जाता है, बहुत हाइट पे नहीं जा पाता है, क्योंकि माउंटेन की हाइट कितनी होगी? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो बहुत ज्यादा हाइट पे हो सकता है, नहीं जाएगा। तो इसमें जो है रेनफॉल होता है, क्यूमुलोनिम्बस बन गया। अब इसमें डिपेंड करेगा कौन सा क्लाउड बनेगा कि इस एयर के पास मॉइस्चर कितना था। इस एयर के पास थोड़े बहुत मॉइस्चर थे तब तो ये क्यूमुलस टाइप क्लाउड बनकर ड्रिजल करेगा। इसके पास ऑलरेडी हेवी मॉइस्चर था, वाटर था, तो डेंस क्लाउड्स बनेगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, और हेवी रेनफॉल करेगा। समझ में आ रही बात है? अब यहां पे जो एयर है गया ऊपर, अपना पूरा मॉइस्चर दे दिया एटमॉस्फेयर को, यहां क्लाउड बन के बारिश कर दिया। अब यहां पे पहुंचते पहुंचते इस एयर के पास मॉइस्चर बच गया कम, अब इसके पास मॉइस्चर नहीं बचा। ये अब नीचे इस माउंटेन को पार करके डिसेंड करेगा, तो जैसे जैसे ये डिसेंड करेगा धीरे 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 धीरे, तो इसका अब एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, एयर कॉलम का एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे 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 धीरे, तो इसकी टेम्परेचर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी तो एयर मोलिक्यूल्स जो होंगे वो भी एक्सपेंड करने लगेंगे, तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती चली जाएगी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी तो ये हवा जो नीचे आएगा इसको हम बोलते हैं ड्राई डिसेंडिंग एयर। ड्राई डिसेंडिंग एयर विल नॉट कॉज एनी रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल का एक ये मतलब फीचर होता है कि वो माउंटेन के केवल उसी साइड रेनफॉल करता है जिस साइड से विंड आ रही है। तो माउंटेन के ये वाले साइड को हम बोलते हैं विंडवार्ड साइड। कोई भी माउंटेन है उसके जिस साइड, जिस स्लोप से विंड चल रही है, जिधर से आ रही है, दिस काइंड ऑफ स्लोप ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड विंडवार्ड साइड ऑफ माउंटेन एंड दिस इज कॉल्ड लीवार्ड साइड माउंटेन का। तो इस माउंटेन के विंडवार्ड साइड में हेवी रेनफॉल होगा एंड लीवार्ड साइड विल रिमेन ड्राई। क्यों ड्राई होगा? क्योंकि अब ये एयर तो ऑलरेडी अपना वाटर वहां पे दे चुकी है और इसके बाद नीचे आने के बाद इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी और कम हो गई, तो दिस एयर विल बी कंप्लीटली ड्राई, रेनलेस। तो इस रीजन को हम बोलते हैं रेन शैडो रीजन। व्हाट इज इट कॉल्ड? रेन शैडो रीजन।
रेन शैडो रीजन मतलब कि यहां कोई भी रेनफॉल अब नहीं हो रहा है। और हमेशा अक्सर आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे कि माउंटेन है, इसके एक साइड वाला जो पोर्शन होगा वहां हेवी रेनफॉल दिखेगा, दूसरे साइड वाला हमेशा ड्राई रहेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप वेस्टर्न घाट को ले लो। हमारा वेस्टर्न घाट जो है ये इंडिया है, ठीक है। यहां पे हमारा वेस्टर्न घाट माउंटेन है, ठीक है। ये माउंटेन हमारा वेस्टर्न घाट। इधर से मॉनसून विंड आ रही है, मॉनसून में हम बात करेंगे इसकी। मॉनसून विंड जो है समुद्र से ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर लेके आ रही है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ये आके वेस्टर्न घाट से टकराएगी, माउंटेन से ऊपर जाएगी, ऊपर जाके हेवी रेनफॉल इस पूरे रीजन में करेगी, वेस्टर्न घाट के ये वेस्ट वाले रीजन में। इधर आप रेनफॉल अगर काउंट करोगे तो ईयर में यहां रेनफॉल होता है केरला कोस्ट पे 300 सेंटीमीटर, ये कर्नाटका कोस्ट में होता है 250 सेंटीमीटर, महाराष्ट्र कोस्ट में अराउंड 200 सेंटीमीटर, यहां मुंबई है खूब रेनफॉल होता है, राइट। इसी माउंटेन के उस पार चले जाओगे तो ये पूरा रीजन ड्राई है, दीज आर ड्राई रीजन्स। समझ में आ रही है बात है? मुंबई में 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, और उसी जिस पीछे मुंबई इस माउंटेन के इधर है और उसी माउंटेन के उस साइड पुणे है, पुणे में है 40 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो एक स्मॉल लोकेशन है, इधर से इधर में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, और इतना वेरिएशन हो गया रेनफॉल का बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन्स, क्योंकि वो रेन शैडो रीजन ये हो जाता है, ये साइड हो जाता है। तो इसीलिए इंडिया में ये वाले साइड पे बिल्कुल ड्राई है, ड्राई रीजन है, यहां रेनफॉल ज्यादा नहीं है, और यहां पे खूब झमाझम बारिश होता है मानसून के टाइम में। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल। कोई दिक्कत है? क्लियर? नेक्स्ट होता है फ्रंटल रेनफॉल, या जिसे हम साइक्लोनिक रेनफॉल भी बोलते हैं, फ्रंटल। अब ये रेनफॉल के बारे में अभी आपको बहुत ज्यादा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम लोगों ने फ्रंट अभी पढ़ा नहीं है, आगे हम फ्रंट पढ़ेंगे। तो इस नाम को याद रखना कि फ्रंटल या साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, और हम हल्का सा डिस्कस कर दे रहे हैं यहां पे। ये रेनफॉल क्या होता है कि 55 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड में, 55 टू 65 डिग्री, दो एयर मास होते हैं, एक वार्म एयर मास होता है, एक कोल्ड एयर मास होता है। ये इधर चलता है, ये इधर चलता है, ठीक है। वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास, ये दोनों टकराते हैं आपस में, और टकराने की वजह से ठंडा वाला जो है नीचे रह जाता है, और जो गर्म वाला है वो ऊपर चला जाता है। तो ये दो एयर मास के टकराने से एक गर्म वाला ऊपर चला गया, ठंडा वाला नीचे चला गया, तो जो गर्म वाला ऊपर गया वो क्या होगा? कॉन्डेंस करेगा, क्योंकि ऊपर जाने से उसकी टेम्परेचर कम हुई, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ी, तो वो कॉन्डेंस करके और रेनफॉल करेगा। तो दिस काइंड ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड फ्रंटल, और ये जो जहां पे दोनों मिलकर टकराते हैं इसको बोलते हैं फ्रंट। अभी हम ये डिटेल में बात करेंगे आगे, एनसीईआरटी में आपने देखा होगा अगर पढ़ा होगा तो, फ्रंट टेम्परेट साइक्लोन, और यहीं पर टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं दो एयर मास के टकराने की वजह से, और इसको फ्रंटल या साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। समझ में आ रही बात है? तो ये तीन तरह के प्रेसिपिटेशन, इस प्रेसिपिटेशन के बारे में अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बात कर रहे क्योंकि आप लोग फ्रंट अभी पढ़े नहीं हो, लेकिन जब फ्रंट पढ़ोगे तो वहां पे स्पेशली इस फ्रंटल साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहां क्यूमुलोनिम्बस निम्बोस्ट्रेटस दोनों क्लाउड्स बनते हैं, एक कोल्ड फ्रंट होता है, एक वार्म फ्रंट होता है। तो ये सारी बातें हम लोग भी डिस्कस करेंगे। तो ये फ्रंटल और साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन हो गए। तो बेसिकली ये तीन तरह के प्रेसिपिटेशन होते हैं। तीनों मैकेनिज्म समझ गए? इसी तीन मैकेनिज्म की वजह से प्रेसिपिटेशन हर जगह होता है, रेनफॉल होता है। ये ज्यादातर आपको हायर लैटिट्यूड्स में मिलता है। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन को। फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश जो होगा अब किस फॉर्म में होगा। फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी कि पानी अब आपके अर्थ पे किस फॉर्म में आ रही है। तीन फॉर्म में आती है जनरली, ठीक है। पहला जो होता है वो लिक्विड प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, लिक्विड प्रेसिपिटेशन। आपको फॉर्म्स के बारे में जानना है और किस कंडीशन में कौन सा फॉर्म होगा ये जानना है। तो ये जो है लिक्विड प्रेसिपिटेशन समझ लो, लिक्विड प्रेसिपिटेशन, समझ गए। ये हो गया फ्रीजिंग प्रेसिपिटेशन। क्या होगा? फ्रीजिंग प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ये फ्रीजिंग प्रेसिपिटेशन। और तीसरा होगा फ्रोजन प्रेसिपिटेशन, फ्रोजन प्रेसिपिटेशन। लिक्विड प्रेसिपिटेशन मतलब कि आपका जो है पानी जो है लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, तो इसमें एक हो जाएगा रेनफॉल और दूसरा हो जाएगा ड्रिजल। रेनफॉल और ड्रिजल, ड्रिजल मतलब समझ ही रहो, छोटा रेनफॉल,
ठीक है, ये हो गया लिक्विड प्रेसिपिटेशन। फ्रीजिंग प्रेसिपिटेशन उस प्रेसिपिटेशन को बोलते हैं जो आया तो पानी के ही फॉर्म में है, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है या उससे भी कम है, लेकिन अभी वो मेल्ट मतलब आइस के फॉर्म में नहीं हुआ। क्योंकि अब कंडीशन बताएंगे क्यों नहीं हुआ। तो दिस इज वाटर इन अ सब 0 टेम्परेचर, और जैसे ये जमीन पर गिरता है आइस बन जाता है। समझ आ रही बात है? आइस बन जाता है, आइस बन के पूरा एक लेयर बना देता है आइस का हर जगह। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग प्रेसिपिटेशन। तीसरा होता है फ्रोजन प्रेसिपिटेशन, कि ये जमीन पे आया ही है इन द फॉर्म ऑफ आइस। अब फ्रोजन प्रेसिपिटेशन जो है 3 तरह का होता है। एक होता है स्नोफॉल, जो मजा देता है, इंजॉयमेंट। दूसरा होता है हेल, जो बर्बाद करता है, ठीक है। और तीसरा इनके बीच में होता है स्लिट, ठीक है। तो स्नोफॉल, स्लिट और हेल, ये तीनों फ्रोजन फॉर्म में आते हैं अर्थ पे। तो ये फ्रोजन हो गया, फ्रीजिंग हो गया और लिक्विड प्रेसिपिटेशन हो गया। अब ये नाम आप याद रखना, आपको पूछेगा फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो इसी फॉर्म में आप बताना। समझ में आ रही है बात है? यहां पे लिख देना लिक्विड बट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, या टेम्परेचर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो इसको इसी फॉर्म में लिखना, लिक्विड में रेनफॉल, ड्रेजिंग के बीच में डाल देना, इसमें इसके बीच में डाल देना, फ्रोजन को 3 भाग में। अब हम कंडीशंस देखते हैं कि किन किन कंडीशंस में ये बनेंगे। समझ में आ रही बात है? अब पहले हम रेनफॉल और ड्रिजल्स के बीच में देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं। अभी तुम देखोगे वही के आ रहे हैं, वो आए थे आइस बन के, बीच में उनको जो है वार्म लेयर मिल गया, तो वहां हो गए वो पानी, और हमारे फिर अर्थ पे आके जो हमारा मौसम है वो ठंडा है, तो वो फिर जो है ठंडा हो गए, लेकिन अभी उनको मौका नहीं मिला आइस बनने का, तो हमारे अर्थ पे गिर के वो आइस बन जाएंगे, तो इनको फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें बात करेंगे डिटेल में सब कुछ। और क्या पढ़े थे? हाँ, फ्रोजन प्रेसिपिटेशन में आते हैं हेलस्टॉर्म्स, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रोजन ही आते हैं। अब देखो, ये हो गया रेन, ये हो गया हेल, ये हो गया स्लीट, ये हो गया स्नो। स्नो का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल फुहारा जैसा होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऐसे होता है। खैर उतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, समझ गए बात को? देखो, स्लीट और हेल में ये फर्क होता है ना कि स्लीट तो सबसे पहले साइज छोटी होती है, और स्लीट के साथ साथ वाटर भी होता है। वाटर प्लस आइस पिलेट्स दोनों मिलकर स्लीट होते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पिघल जाता है, वो अभी हम बात करेंगे कैसे पिघलना है सारा डिटेल में। ये जो होता है वो पिघलता नहीं है, ठीक है? ठीक है, तो इसमें नहीं, ये भी पिघलता है लेकिन बहुत बड़ा होता है, पिघल के छोटा होकर इतना बच जाता है, ठीक है? तो ये आपका 4 हो गए। अब इसके बारे में अब देखते हैं कौन सा कैसा बनता है। देखो, रेन की पहले बात करते हैं। हमने बताया कि टॉप लेयर जो होता है, इसमें जो ब्लू दिख रहा है ना, वो फ्रीजिंग है, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर है, और जो येलो दिख रहा है ये जो है वार्मर है लेवल लेयर। ये समझना। रेन क्या होता है कि ऊपर में वो रेनफॉल जो है पहला स्नो की तरह बना, स्नो की तरह बना, नीचे आया तो वार्म लेयर में आया, वार्म लेयर में आके ये मेल्ट कर गया, और मेल्ट करके नीचे रेनफॉल बन गया। लेकिन जब रेनफॉल के ड्रॉपलेट्स की डायमीटर 5 mm से ज्यादा होगी तो उसको हम रेन बोलेंगे, रेनफॉल बोलेंगे, और जब उसकी ड्रॉपलेट्स 5 mm से कम होगी तो उसको ड्रिजल्स बोलेंगे। अब कब रेनफॉल बनेगा, कब ड्रिजल बनेगा, इसके ऊपर भी कंडीशन है। रेनफॉल वो ड्रिजल तब बनता है, ड्रिजल एक्चुअली सारे रेन ड्रिजल्स के फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनको जो ऊपर नीचे से हवा ऊपर जा रहा है वो गिरने नहीं देती है, इनको वापस भेज देती है कि और अपना साइज बड़ा करके आओ तब आप आ सकते हो। और बड़ा करके आते हैं तब जो है इनको अलाउ करती है नीचे आना, क्योंकि अब वो हेवी हो जाते हैं। तो जब नीचे से हवा थोड़ी तेज है तो इट विल नॉट अलाउ द स्मॉल ड्रॉपलेट्स टू फॉल, तो देन इट विल बिकम रेनफॉल। ये लार्ज ड्रॉपलेट्स बन के आके और तब गिरेगा। और अगर नीचे से हवा जो है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वीक है, तो वो ड्रिजल्स को भी अलाउ कर देगी, तो ये ड्रिजल्स हो जाएगा। तो पहला तो ये कंडीशन होता है कि नीचे से हवा तेज नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन होता है क्लाउड्स की। क्लाउड्स अगर बहुत डेंस है, ह्यूज क्लाउड है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स है, तो ये जो छोटे छोटे इतने ज्यादा ड्रॉपलेट्स होते हैं कि ये कोएगुलेट हो जाते हैं और बड़े ही हो जाते हैं, तो उससे ये आ जाते हैं। और क्लाउड जो है क्यूमुलस टाइप का हो, स्ट्रेटस टाइप का हो, बहुत ज्यादा रेन नहीं हो, निम्बो वर्ड यूज नहीं है, इट मींस कि देयर इज नो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इन द क्लाउड।
तो ये जो है छोटे ही में आएंगे ये, तो मैक्सिमम तो आ ही नहीं पाते हैं, वापस चले जाते हैं या फिर इवेपोरेट हो जाते हैं। लेकिन जब ऊपर में अगर ड्राफ्ट इनको नहीं मिला है स्ट्रॉन्ग, तो ये बेचारे नीचे आके और ड्रिजल कर जाते हैं। तो ये ड्रिजल और रेन के बीच में फर्क हो गया। जब 5 mm से ज्यादा डायमीटर होगा ड्रॉपलेट्स का तो रेन कहेंगे, 5 mm से कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रिजल। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज द ड्रिजल और रेन का फर्क हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं स्नो, स्लीट, फ्रीजिंग रेन, ये क्या होता है। अब देखो, रेन वहां होता है जहां जमीन के ग्राउंड से लेके और जहां क्लाउड्स है वहां तक का जो लेयर है वो वार्म हो। वार्म का कहने का मतलब कि एबव फ्रीजिंग। वार्म मतलब कोई जरूरी नहीं है कि 45 डिग्री और 40 डिग्री हो, एबव फ्रीजिंग हो तो यहां पे रेनफॉल होगा, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है इसको मेल्ट कर देगा, तो रेनफॉल होगा। अब जब विंटर के टाइम में या ठंडे प्रदेश में, विंटर में चले जाओ या हाई लेटीट्यूड्स में चले जाओ या माउंटेन में चले जाओ, तो वहां क्या होता है कि रेडिएशन कूलिंग की वजह से जो नीचे वाला लेयर होता है 100 मीटर का, यहां पे क्या हो जाता है? बहुत ठंडा हो जाता है, बिकॉज ऑफ द रेडिएशन कूलिंग ऑफ दिस लैंड। ऊपर का जो है वो वार्म रह जाता है, ठीक, और उसके ऊपर तो है ही है फ्रीजिंग लेयर। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पानी जो है आइस के रूप में गिरता है नीचे, ये वार्म लेयर में आके वो मेल्ट हो जाता है, और यहां इस रीजन में फिर जब वापस आता है तो बहुत ही ठंडा हो जाता है। और बहुत ठंडा होने की वजह से देखो, ये वाला जो भी लेयर है ना, इसको ये मत समझना कि ये ज्यादा टेम्परेचर है, ये मेल्ट तो इस लेयर में हुआ मगर टेम्परेचर बहुत अभी इंक्रीज नहीं हुआ पानी का, पानी अभी भी ठंडा है। लेकिन जब यहां आएगा तो और ठंडा हो जाएगा, और जमीन पे आएगा जब, तो पूरी तरह से जमीन पे गिरते ही, कांटेक्ट में आते ही आइस बन जाएगा। समझ आ रही बात है? तो यहां आके आइस बन जाएगा। अब ये जो लेयर है, ये चूंकि बहुत बड़ा लेयर नहीं है, तो इस वजह से ये गिरने वाला जो ये है, मतलब वो बर्फ नहीं जम पाया हवा में, इसको टाइम नहीं मिला, उतना ज्यादा उसको टाइम नहीं मिला उसको हवा में, तो इसलिए ये क्या बन गया? इन द फॉर्म ऑफ रेन ही बन गया। लेकिन जो इसकी टेम्परेचर थी वो आइस के बराबर थी। तो जैसे ये सरफेस पे आया इसको, और आइस बन गया, और आइस बन के व्हाइट जो है पेड़ों पे, गाड़ियों पे छा जाता है, तो इसको बोलते हैं ग्लेज। ग्लेज इज द सिटिंग ऑफ आइस, द हॉरिजॉन्टल सिटिंग ऑफ आइस ओवर द सरफेस, जिसमें कि आप देखते हो ना कि पेड़ रोड पे पूरा आइस जैसा छा जाता है, दे आर कॉल्ड ग्लेज। तो ये होता है फ्रीजिंग रेन। फिर स्लिट क्या होता है? स्लिट तब बनेगा कि जब वार्म लेयर पतला हो और नीचे वाला जो लेयर हो वो थिक हो, मतलब ये जो है थिन होगा और ये थिक होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि देखो, यहां तक तो दोनों कंडीशन सेम है, अब इन दोनों में फर्क कहां आ जा रहा है? इसका वार्म लेयर थिक है और कोल्ड लेयर थिन है, लेकिन इस कंडीशन में कोल्ड लेयर जो है थिक हो जाएगा और वार्म लेयर थिन हो जाएगा, क्योंकि इस रीजन में टेम्परेचर ज्यादा कम है, मतलब और कम टेम्परेचर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पानी जो है आइस के रूप में नीचे गिरेगी और यहां आके मेल्ट हो जाएगी, वाटर के फॉर्म में हो जाएगी। लेकिन जब इस वापस आएगी ये फ्रीजिंग लेयर में, तो ये फ्रीजिंग लेयर इतना थिक है कि इस लेयर में कुछ जो ड्रॉपलेट्स हैं इसके, ये फ्रीज हो जाएंगे और ये जमीन पे गिरेंगे, तो छोटे छोटे जो है आइस अलोंग विथ सम वाटर दोनों मिक्स हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है ना कि जितना आया सब यहां पे फ्रीज हो जाएगा, कुछ फ्रीज हो गए, कुछ नहीं हो पाए। तो जो नहीं हो पाए वो वाटर के फॉर्म में होंगे, जो फ्रीज होंगे वो छोटे छोटे आइस क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। तो ये बड़े आइस क्रिस्टल्स नहीं होते, ये छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स होते हैं। बट व्हेन दे फॉल ओवर द अर्थ दे फॉल एज आइस क्रिस्टल्स, सो दे आर कॉल्ड स्लिट। तो स्लिट और फ्रीजिंग रेन में समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आ गया। कंडीशन में सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें वार्म लेयर थिक है, कोल्ड लेयर थिन है, इसमें वार्म लेयर थिन है, कोल्ड लेयर थिक है। अब चौथा कंडीशन मान लो ये वाला, जिसमें कि कहीं भी ये वार्म लेयर नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक जो है सब जीरो टेम्परेचर में है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो जैसे वहां बना था वैसे ही आ जाएगा नीचे, कोई रेगुलेट करके हो सकता है बड़ा हो जाए, तो यहां पे हो जाता है स्नोफॉल। समझ में आ रही बात है? तो ये स्नोफॉल हो गया जो माउंटेन्स में ठंडी के दिन में होता है। माउंटेन्स में भी गर्मियों में स्नोफॉल नहीं होता है, हमेशा दिसंबर जनवरी में होता है, क्योंकि वो एक्सट्रीम होता है, वहां जमीन से लेके और आसमान तक सब जीरो है, कहीं पे कोई ये नहीं है, या हायर लैटिट्यूड्स में होता है ठंडियों में। तो दिस इज स्नो। तो स्नो समझ गया, स्लिट समझ गया, फ्रीजिंग रेन समझ गया और रेन समझ गए। अब एक बचता है हमारे पास हेल, समझ में? हेल स्टॉर्म्स, ड्रिजल भी समझ गया क्या होता है। तो ये सब कंडीशंस हो गए। अब हेल का कंडीशन एक अलग होता है हेल स्टॉर्म का।
इन सब का कंडीशन तो समझ गए। हेलस्टॉर्म्स का कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हेलस्टॉर्म के लिए चाहिए कि नीचे से जो अपड्राफ्ट होता है, कन्वेक्शन होना चाहिए, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि पानी जो है नॉर्मली जो रेनफॉल होता है उस साइज में वो नहीं गिरने देगा इसको। तो उस साइज में नहीं गिरने देगा तो ये जो रेन ड्रॉपलेट्स को ह्यूज साइज चाहिए होगा, तब जाके वो गिरेगा। तो जब वो ह्यूज साइज का रेन हो जाएगा, सपोज कि यही देख लो, हेल जो है इस कंडीशन में भी बन जाता है, किसी भी कंडीशन में बन जाता है, लेकिन सबसे जो मेजर इसके लिए चाहिए वो ऐसे चाहिए कि ऊपर में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ज्यादातर टाइम में जो हेल स्टॉर्म होता है वो बहुत बड़ा अगर वार्म लेयर होगा तो नहीं हो पाएगा, हेल उस कंडीशन में नहीं हो पाएगा। उसके लिए थोड़ा सा जो चाहिए कि सपोज मान लो कि ऐसा कंडीशन हो जाए, इस कंडीशन में देख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा होगा तो कितना भी बड़ा आइस होगा वो पिघल ही जाएगा। लेकिन यहां क्या होता है कि अप ड्राफ्ट बहुत ज्यादा होता है, कन्वेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं रेन के जो आइस फॉर्म में हैं, इनको बहुत बड़ा ग्रो होना पड़ता है, बहुत बड़े ग्रो होंगे और तब वो नीचे गिरेंगे। इन बिटवीन क्या होगा कि ये जो है मेल्ट होंगे और नीचे गिरते गिरते तक बड़े बड़े बच जाएंगे, तो ये हेल के रूप में हो जाएंगे। अब हेल में जो है हार्ड पत्थर होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। उसका कारण है यहां जो है सॉफ्ट होता है क्योंकि ये जो बने हैं ये छोटे 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 ग्रेन्स से बने हैं। दे आर ग्रेन्स, वेरी स्मॉल ग्रेन्स, एंड वेरी स्मॉल ग्रेन्स कोएगुलेट टू फॉर्म स्नोफॉल। इसलिए स्नोफॉल होता है तो आपको चोट नहीं लगता है, यहां पे आपका सर फट जाएगा। क्यों? अब इसके बारे में देखो, इसमें जो है आराम से ये गिरे हैं, इनको वापस रिथ्रोन नहीं किया गया है। दे हैव नॉट बीन रिथ्रोन अगेन एंड अगेन, they have fallen very smoothly, so they have formed from the mixing of small droplets, small ice crystals। तो इसकी वजह से ना एक दूसरे से ये टाइटली कंपैक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन यहां पे ये टाइटली कंपैक्ट होंगे। कैसे होंगे तो देखना, यहां पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स को मिलने से बने हैं, यहां पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स के मिलने से नहीं बने हैं। यहां पे ये कैसे बन रहे हैं देखो, दोनों में आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि क्यों जो है ये फ्रीजिंग लेयर हो गया, ये फ्रिक्शन लेयर हो गया, और ये यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है तो कहिए। अब देखो यहां से एक छोटा सा आइस क्रिस्टल्स हुआ, वो नीचे गिरा, नीचे गिर के ये यहां से स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वापस भेज दिए। अब ये क्या करेगा, अब एक मिनट रुको, ये छोटा सा आइस क्रिस्टल्स नीचे गिरा, इसमें से कुछ जो आइस का ऊपर का सरफेस होगा वो गल जाएगा, ठीक है, और कुछ जो है बच जाएगा। तो अंदर का कोर जो है बच गया और ऊपर ऊपर जो है पानी हो गया। अब ये वापस जाएगा, तो वापस जाने के बाद ये क्या करेगा कि जो पानी वाला हिस्सा है वो भी गल जाए, वो भी फ्रीज हो जाएगा, और आसपास के कुछ और भी इसके आ जाएंगे। फिर ये गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर जो है, तो अब देखो इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म में हो रहा है, ऐसे हो रहा है। इसका ऐसा फॉर्मेशन नहीं हो रहा है कितने छोटे छोटे हैं और सब मिल गए। देयर फॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बिकॉज दे हैव बीन ऑल द रिंग्स आर फ्रोजन बिकॉज ऑफ मल्टीपल थ्रोइंग। यहां ऐसा नहीं था स्नोफॉल के केस में, स्नोफॉल के केस में कोई रिथ्रोन नहीं हुआ था, ये छोटे छोटे ग्रेन्स बने थे, स्मूथली आए और आने के टर्म्स में वो आपस में मिल गए। तो दे वर नॉट कंपैक्टेड एंड लिथिफाइड, ये कंपैक्ट होकर लिथिफाई नहीं हुए, ये जो है रुई की तरह गिर गए। लेकिन ये क्या हुए हैं कि कंपैक्ट होकर लिथिफाइड हुए हैं, क्योंकि एक ग्रेन था उससे एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना। तो आप कभी भी ना हेलस्टॉर्म का आइस उठाओगे तो वो हमेशा कॉन्सेंट्रिक सर्कल में मिलेगा, उसको फोड़ोगे तो प्याज के छिलके की तरह वो निकलेगा। और इसकी वजह से ये हार्ड बन जाते हैं बिकॉज दे आर मल्टीपल फ्रीजिंग, दे आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ फ्रीजिंग। हियर देयर इज नो एनी मल्टीपल लेयर्स ऑफ फ्रीजिंग, ओनली वन ग्रेन एंड सो मेनी ग्रेन्स कोएगुलेटेड टुगेदर। समझ आ रही बात है? तो बस जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, हार्ड होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री सॉफ्ट होता है क्योंकि सेडिमेंट्री छोटे छोटे ग्रेन से बने हैं। तो इन द सेम कंडीशन ये जो है सॉफ्ट होता है क्योंकि ये छोटे छोटे ग्रेन से बने हैं, इनके बीच कंपैक्शन नहीं हुई है, इनके बीच जो है ह्यूज कंपैक्शन हुई है। और जब ये बहुत बड़े साइज के बन जाते हैं तब ये नीचे आते हैं, इस लेयर में आके ये बहुत उनका लेयर गल जाता है और जो बचता है वो जमीन पे गिरता है एज ए फॉर्म ऑफ हेलस्टॉर्म।
तो ये जो स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट है, दिस इज द एग्जैक्टली एंड द एक्यूरेट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस हेलस्टॉर्म्स, विच इज नॉट इन केस ऑफ स्नोफॉल। स्नोफॉल के केस में सब कुछ स्मूथ हुआ है, छोटे छोटे ग्रेन्स अपने मिलके आगे बन गए। ये चीज नहीं होता तो ये रेनफॉल की तरह चुपचाप से होते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक अ रेनफॉल, इट इज जस्ट लाइक ड्रिजल्स इन फैक्ट विच आर इन द फ्रोजन फॉर्म। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गया स्नोफॉल। तो स्नोफॉल हेलस्टॉर्म्स में समझ में आ जाएगा डिफरेंस। तो यही है बस फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल। तो फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल नहीं, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये सब फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है। अब लास्ट जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब कि किसी जगह पे प्रेसिपिटेशन कम है, किसी जगह पे ज्यादा है, ऐसा क्यों है? Why there is somewhere less precipitation, somewhere high precipitation? तो हम डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेसिपिटेशन में जो देखेंगे वो दो बातें देखेंगे। एक तो देखेंगे फैक्टर्स, कि किन किन कारणों से प्रेसिपिटेशन जो है कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, और दूसरा पैटर्न, मतलब कि कहां ज्यादा है कहां कम है। पैटर्न में हम दो चीज देखेंगे, लैटिट्यूड्स के बेसिस पे, कि किस लैटिट्यूड्स पे ज्यादा प्रेसिपिटेशन है, किस लैटिट्यूड्स पे कम प्रेसिपिटेशन है, और एक लॉन्गिट्यूड्स के बेसिस पे, कि किस साइड में ज्यादा है किस साइड में कम है। ये हमें देखना है। और आगे चल के जब हम एक ग्लोबल क्लाइमेट पढ़ने लगेंगे, जो शायद परसों में भी वी स्टार्ट द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वहां एक बार फिर से इस प्रेसिपिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कि कौन सा क्लाइमेट में कितना प्रेसिपिटेशन होगा वहां भी देख लेंगे। समझ में आ रही है? तो अभी हम पहले फैक्टर्स आपको बताते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, क्यों कहीं पे ज्यादा प्रेसिपिटेशन है कहीं पे कम है, ये जो वेरिएशन है पूरे वर्ल्ड में ऐसा किस किस कारणों से है। तो सबसे पहला जो फैक्टर्स ऑफ वेरिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो खुद लैटिट्यूड होगा। क्योंकि देखो लैटिट्यूड आपको पता है कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द लैटिट्यूड। आप वो क्लास कर चुके हो टेम्परेचर वाला, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो थर्मल बेल्ट्स में बटा हुआ है। तो जैसे थर्मल बेल्ट्स में बटा हुआ है, और आप ये भी जानते हो कि टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट होता है इवेपोरेशन के लिए, कंडेंसेशन के लिए, कन्वेक्शन के लिए, रेनफॉल के लिए। तो जब टेम्परेचर ही अलग अलग लैटिट्यूड्स पे है तो ऑफकोर्स जो रेनफॉल होगा वो अलग अलग होगा हर जगह पे। तो लैटिट्यूड इज अ कंट्रोल ऑफ प्रेसिपिटेशन, वेरिएशन इन द प्रेसिपिटेशन, पहली चीज। दूसरा होगा ओशन एंड कॉन्टिनेंट, यानी सोर्स ऑफ वाटर। जहां भी वाटर के सोर्स ज्यादा होंगे वहां रेनफॉल ज्यादा होगा, जहां वाटर के सोर्स कम होंगे वहां रेनफॉल कम होगा। अब सपोज कोई लैंड है जो जस्ट एडजेसेंट टू ओशन है, तो वहां रेनफॉल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो कंडेंसेशन एंड क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होगा, तो रेनफॉल ज्यादा होगा। और कोई रीजन समुद्र से एकदम दूर है सब साइड में, वहां क्या होगा? बारिश कम होगी। क्यों? क्योंकि वहां सोर्स ऑफ इवेपोरेशन नहीं है, वाटर नहीं है। विंड अगर लेके आएगा भी ओरोग्राफिक रेनफॉल करने के लिए तो रास्ते में तो बारिश करते हुए लेके आएगा, तो आपके तक आते जाते उसके पास बचेगा नहीं करने के लिए रेनफॉल। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि कहां ज्यादा रेनफॉल होगा, कि वो कितना दूर है ओशन से। ये दूसरा कंडीशन हो जाएगा। तीसरा कंडीशन माउंटेन, माउंटेन, माउंटेन। ओरोग्राफिक रेनफॉल आप जान चुके हो। अब एक माउंटेन बैरियर जो है डिसाइड कर देता है कि किस साइड बारिश होगा, इधर होगा कि बारिश होगा कि उधर होगा। अब तुम वेस्टर्न घाट में ही ले लो, यहां पे वेस्टर्न घाट है। अब ये वाला रीजन भी तो ओशन से पास ही है ना, तो बेसिकली तो रेनफॉल यहां ज्यादा होना चाहिए इस रीजन के कंपैरिजन में, यहां के कंपैरिजन में, बीच वाले कंपैरिजन में यहां तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहां कम होता है। किस वजह से? माउंटेन बैरियर। यानी ये माउंटेन बैरियर भी डिसाइड करता है कि रेनफॉल जो है कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा। ओशन एंड कॉन्टिनेंट तो है ही, बाई दिस लॉ देयर ऑल्सो द गुड रेनफॉल शुड बी देयर, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन्स रेनफॉल नहीं है। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गया माउंटेन बैरियर। अब जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा वेस्टर्न घाट ले लो। वेस्टर्न घाट का एक साइड बहुत ज्यादा रेनफॉल है, दूसरा साइड नहीं है। दूसरा बेस्ट एग्जांपल हिमालयाज ले लो। हिमालयाज का जो सदर्न स्लोप है हमारे साइड में वो ज्यादा बारिश होता है, उधर चाइना साइड में कम बारिश होता है। इसीलिए लद्दाख वद्दाख वाली रीजन है वो कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख क्यों कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है? क्योंकि हिमालय के उस साइड है लद्दाख। और पंजाब क्यों हेवी रेनफॉल वाला रीजन होता है? क्योंकि हिमालय के इस साइड है पंजाब। जितना भी हमारा मॉनसून वाला आ रहा है वो इस साइड बारिश करके और वहां पे ठंडा जाके वहां पे कोल्ड डेजर्ट बना रहा है, जैसे रेन शैडो इफेक्ट जिसको बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड रेन शैडो इफेक्ट।
पूरा काराकोरम रीजन देखोगे, जो भी कारगिल रीजन, द्रास रीजन, ये सब जो है लेस रेनफॉल वाले रीजन है, इसी वजह से है। वहां केवल विंटर टाइम में ज्यादा रेनफॉल होता है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो हम इंडियन ज्योग्राफी में बात करेंगे। अदरवाइज मॉनसून से वहां रेनफॉल नहीं होता है। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गया माउंटेन। चौथा होता है ओशन करेंट्स। पहले विंड देख लो। विंड्स भी डिसाइड करेंगे बारिश होगा कहां, कहां नहीं होगा। विंड्स देखो दो तरह के होते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशन विथ लैंड एंड ओशन। एक होता है ऑनशोर विंड, एक होता है ऑफशोर विंड। ऑनशोर विंड उसको बोलते हैं जो ओशन से लैंड की तरफ आ रहा है, और ऑफशोर विंड उसको बोलते हैं जो लैंड से ओशन की तरफ जा रहा है। जो भी विंड ओशन से लैंड की तरफ आएगा वो वहां रेनफॉल करेगा कोस्टल रीजन में। जिस कोस्ट पे हवा जो है ओशन की तरफ से आ रही है वहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा, और जिस कोस्ट पे पीछे से हवा आ रही है लैंड की तरफ वहां रेनफॉल कम होगा, क्योंकि उसको ऑफशोर विंड बोलते हैं। अब ऑनशोर ऑफशोर में क्या फर्क होता है? अब देखो, अब ये एक लैंड है, सपोज मान लो ये एक लैंड है, इसके दोनों साइड ओशन है, ठीक है। अगर इधर से विंड आ रही है तो मॉइस्चर लेते हुए आके यहां पे खूब बारिश करेगी। अगर इधर से आ रही है तो ऑलरेडी यहां बारिश कर चुकी है। तो ये वाली जो विंड आ रही है वो इस कोस्ट के लिए ऑनशोर हुई, मगर इस कोस्ट के लिए ऑफशोर हुई। तो इस कोस्ट पे इस विंड द्वारा रेनफॉल कम होगा और इस कोस्ट पे ज्यादा होगा। और अगर इधर से ये विंड आती तो ये इनके लिए ऑनशोर होती और यहां पे ये रेनफॉल करती, यहां पे ड्राई कंडीशन करती। तो विंड का डायरेक्शन भी डिटरमाइन करता है कि कहां रेनफॉल होगा कहां नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड ऑनशोर एंड ऑफशोर विंड। समझ में आ रही बात है? और एक लास्ट होता है ओशन करंट्स। ओशियानिक करंट्स भी डिसाइड करते हैं कि कैसे होगा। अगर ओशियानिक करंट्स कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो ऐसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी विंड जो ओशन के सरफेस पर चल रही है तो उस पर कितना मॉइस्चर होगा। अगर वार्म ओशन के सरफेस पर चल रही है तो मॉइस्चर ज्यादा होगा, कोल्ड ओशन के सरफेस पर चल रही है तो मॉइस्चर कम होगा। अब सपोज मान लो एक ये लैंड एरिया है, यहां जो है एक ओशन करंट चल रही है जो कि कोल्ड ओशन करंट है, और यहां चल रही है वार्म ओशन करंट है। मान लो इधर से भी विंड आ रही है, इधर से भी विंड आ रही है, दोनों ऑनशोर विंड हुई दोनों के लिए, तो अच्छा रेनफॉल करना चाहिए। लेकिन यहां जो रेनफॉल होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये वार्म ओशन करंट है, तो यहां पानी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, तो इवेपोरेशन ज्यादा है। ये हवा जो इस पे से गुजरेगी तो काफी सारे मॉइस्चर को पिक करते हुए और यहां हेवी रेनफॉल करेगी। लेकिन ये कोल्ड ओशन करंट है तो यहां इवेपोरेशन नहीं होगा, तो ये हवा जो इधर से जाएगी तो कंपैरेटिवली ये हवा इसके कंपैरिजन में ड्राई रहेगी। समझ में आ रही है? तो इस रीजन में जो है उतना रेनफॉल नहीं होगा जितना इस रीजन के ऑनशोर विंड्स की वजह से रेनफॉल होगा। अब ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं ध्यान से याद रखना इस चीज को, क्योंकि जब हम लोग ये बात करेंगे कि क्यों सारे डेजर्ट्स जो हैं वो वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट पे हैं, क्योंकि वहां पे एक कोल्ड ओशन करंट भी है। हर जगह देखोगे तो हम मैप में आपको दिखाएंगे कि यहां देखो ये डेजर्ट है, बगल से कोल्ड ओशन करंट जा रहा है। अटकामा डेजर्ट कहां है? साउथ अमेरिका में है, बगल से कौन सा करंट जा रहा है? पेरू करंट जा रहा है। सहारा डेजर्ट के बगल से कौन सा जा रहा है? कैनेडी करंट जा रहा है। ये सारे ओशन करंट्स हैं, ये सब कोल्ड करंट्स हैं। वही आप देखोगे ईस्टर्न साइड में तो यूएस के मिसिसिपी ये सब रीजन्स में जो है हेवी रेनफॉल हो रही है ईस्टर्न साइड ऑफ द यूएस में, क्योंकि वहां से गल्फ स्ट्रीम जा रहा है। तो ओशन करंट्स भी डिसाइड करते हैं कि रेनफॉल कहां होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपको कि पैटर्न्स की कौन से फैक्टर्स की कैसे वेरिएशंस होंगे। अब हम पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। पैटर्न जैसे हमने बोला कि अक्रॉस द लैटिट्यूड अक्रॉस द लॉन्गिट्यूड, ये बोला था कि ईस्ट टू वेस्ट कैसा होगा पूरे वर्ल्ड में और नॉर्थ टू साउथ कैसा होगा। देखो ये हमारा क्या है? ग्लोब। ये हमारा हो गया बीच का इक्वेटर, ठीक है। ये 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। इधर हो गया साउथ में ये 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री, बराबर। अब देखो ये वाला जो रीजन है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। सन जो है सालों भर
इसी 23 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में घूमता है। तो दिस रीजन इज द मोस्ट हीटेड रीजन। थर्मल बेल्ट में भी इसको बोले थे टेम्परेचर हाई बोले थे, थर्मल बेल्ट में भी। इक्वेटोरियल रीजन, यहां प्रेशर हमेशा लो होगा। तो लो प्रेशर जब भी होता है तो हवा ऊपर जाती है, हाई प्रेशर होता है तो हवा नीचे जाती है। हमेशा यहां पे कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा सालों भर, थ्रू आउट द ईयर कन्वेक्शनल रेनफॉल। और हमेशा जो रेनफॉल होगा वो दिन में होगा, 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, क्योंकि 12-1 बजे लैंड हीटेड होती है जिसकी वजह से कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल विल अकर एवरी डे बिकॉज देयर इज नो विंटर एंड समर ईयर, द इंटायर अक्रॉस द ईयर यहां पे टेम्परेचर हाई रहता है। और कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल होगा, हेवी रेनफॉल होगा 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, क्योंकि 12-1 बजे सबसे ज्यादा लैंड हीटेड होता है, सबसे ज्यादा कन्वेक्शन होता है। और चूंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की वजह से होगा तो 2 घंटे की बारिश होगी, लेकिन उस 2 घंटे में पूरा लाइटनिंग थंडरिंग सब हो जाएगा यहां पे। तो दिस इज द रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल। अब यहां से बढ़ के हम 30 डिग्री चलते हैं। 30 डिग्री पे क्या होगा, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है। यहां जो है एक तो कि हाई प्रेशर है तो ज्यादातर जो है ये विंड जो है डिसेंड हो रहा है, सिंक हो रहा है। सिंक होता है जब भी विंड तो रेनफॉल नहीं करता है, क्योंकि वो गर्म होके रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाती है। तो दिस रीजन विल बी द ड्राई रीजन्स इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल रीजन्स। 25 से 35 डिग्री का जो रीजन है, इक्वेटर से आप इधर जाओगे तो रेनफॉल विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, राइट, और डिक्रीजिंग होकर यह बहुत नीचे चला जाएगा। फिर यहां से आप ऊपर जाओगे तो अगेन द रेनफॉल विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, अगेन रेनफॉल विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, क्योंकि इस रीजन में टेम्परेट साइक्लोन बनता है, फ्रंट्स बनता है। धीरे धीरे इसका कारण जो है जब आगे पढ़ोगे ना 2 ही दिन में, कल परसों में सब समझ में आ जाएगा कि क्यों यहां पे है। अभी केवल पैटर्न जान लो। हेवी रेनफॉल, रेनफॉल विल डिक्रीज टिल 30-35 डिग्री, देन अगेन रेनफॉल विल इंक्रीज टिल 60-65 डिग्री, अगेन रेनफॉल विल डिक्रीज टिल 90 डिग्री। समझ आ रही है? हेवी रेनफॉल डाउन हुआ, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ अक्रॉस द लैटिट्यूड्स। समझ में आ रही है बात है? अब ईस्ट वेस्ट देखते हैं कि इसी में इस साइड ज्यादा बारिश होगा कि इस साइड होगा कि बीच में होगा। अब कोई भी ये होता है, कोई भी लैटिट्यूड पे हम इसको ऐसे बांटते हैं जनरली। इसको बोलते हैं वेस्टर्न मार्जिन, इसको बोलते हैं ईस्टर्न मार्जिन, इसको बोलते हैं मिड कॉन्टिनेंटल। जनरली हम ऐसे बांटते हैं, ईस्टर्न मार्जिन, वेस्टर्न मार्जिन और मिड कॉन्टिनेंटल। ये 10 से 30 डिग्री का जो ट्रॉपिकल रीजन है, यहां भी होगा ये वेस्टर्न मार्जिन, ईस्टर्न मार्जिन, मिड कॉन्टिनेंटल। ये जो रीजन होगा वार्म टेम्परेट का। अच्छा, वार्म टेम्परेट, कूल टेम्परेट तो हम बता ही चुके हैं आपको। एक बार जो है इसको आप देख लो यहां पे कि वार्म टेम्परेट, कूल टेम्परेट के बेसिस पे ये सारा कुछ हम बताएंगे। ये हो गया ट्रॉपिकल, ये हो गया वार्म टेम्परेट, ये हो गया कूल टेम्परेट, ये हो गया ताइगा, सब पोलर, और ये तुंद्रा पोलर। समझ में आ रही है? ऊपर से समझ लो, वही नीचे ही हो जाएगा सेम, ठीक है। ये 10 से 10 डिग्री हो गया इक्वेटर। यहां कोई वेरिएशन ईस्ट वेस्ट में नहीं होगा, पूरे रीजन में हमेशा बारिश बराबर रहेगी पूरा, ठीक है, क्योंकि यहां कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है, विंड की वजह से नहीं हो रहा है कि विंड इधर से आ रही है कि इधर से आ रही है। समझ में आ रही है? जहां कन्वेक्शन की वजह से रेनफॉल होगा वहां ईस्ट वेस्ट या मिड कॉन्टिनेंटल का कोई डिफरेंस नहीं होगा, इस पूरे रीजन्स में सेम काइंड ऑफ रेनफॉल होगा। अब आ जाओ ट्रॉपिकल रीजन्स में। आपको कल मैं बताऊंगा कि ट्रॉपिकल रीजन्स में, इस रीजन में एक ट्रेड विंड्स चलती है, ट्रेड विंड्स। दिस ट्रेड विंड्स आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन। इधर में नॉर्थ ईस्ट से आएगी, इधर में साउथ ईस्ट से आएगी, ठीक है। तो ये ट्रेड विंड आती है, तो इस रीजन के लिए ये हो गई कौन सी विंड? ऑनशोर विंड। ये हो गया मिड कॉन्टिनेंटल, और ये हो गया यहां पहुंचते पहुंचते ये ऑफशोर हो जाती है। तो यहां पे ये खूब रेनफॉल करेगी, तो मॉनसून टाइप क्लाइमेट बनेगा, ट्रॉपिकल मेरीटाइम क्लाइमेट बनेगा। ये सब नाम अभी आगे आप पढ़ेंगे। तो यहां खूब रेनफॉल होगा, 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल यहां करेगी। इस रीजन में कम करेगी रेनफॉल, इसके कंपैरिजन में यहां 100 सेंटीमीटर रेनफॉल करेगी। मान लो 150 सेंटीमीटर, यहां 100 सेंटीमीटर, और यहां 25 सेंटीमीटर, ऐसे सालाना रेनफॉल होगा। समझ में आ रही बातें? क्योंकि ये विंड ही रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे रीजन में रेनफॉल के लिए। यहां जो रेनफॉल होगा वो ओरोग्राफिक होगा, ये कन्वेक्शनल था, तो यहां रेनफॉल हेवी होगा। इस रीजन में मॉइस्चर कम हो जाएगा, क्योंकि अब ये लैंड पे आ चुकी है तो इसको पानी ज्यादा थोड़ी मिल रहा है, जो समुद्र से लेके आई थी वही पानी था इसके पास। यहां जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ये सेड कर चुकी है, एयर जो है यहां जो है उसके पास पानी थोड़ा कम बचेगा, तो इस रीजन में 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा, जिसको हम सवाना वाला रीजन बोलते हैं। और यहां आते आते इसके पास बिल्कुल पानी नहीं बचेगा, यहां 25 सेंटीमीटर रेनफॉल करेगी, और यहां पे बन जाएगा क्या? डेजर्ट।
तो जितना भी सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट, कैलिफोर्निया डेजर्ट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट, जो भी डेजर्ट तुम वर्ल्ड में देख लो, 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और साउथ लेटीट्यूड के वेस्टर्न साइड में मिलेंगे, बिकॉज ऑफशोर विंड्स, दे आर गेटिंग ऑफशोर विंड्स। इधर से कोई इनके पास नहीं चल रहा है, ये ऑफशोर विंड्स हो रहा है। समझ में आ रही बात है? तो 10 से 30 डिग्री में आप ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो रेनफॉल विल डिक्रीज। समझ में आ रही बात है? अब देखो, ये है आपका 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री जिसको हम वार्म टेम्परेट बोलते हैं, ये है 60 डिग्री। समझ में आ रही है? ऐसे ही है हमारा। अब पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर हम बीच वाले को देखेंगे। 30 से 45 वाले को बाद में देखेंगे, पहले हम 45 से 60 में देख लेते हैं। क्यों, ये भी बताएंगे। देखो, इसको भी तुम 3 भाग में बांट दो, वेस्टर्न मार्जिन, ईस्टर्न मार्जिन, मिड कॉन्टिनेंटल। यहां जो विंड चल रही है वो इस डायरेक्शन से चल रही है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्ली। ये सारे विंड की अभी हम कल बात करेंगे इसमें। अभी आपको मैं ये चीज जो बस देखो, कल उसको लिंक करना। यहां जो विंड चल रही है वो इस साइड से चल रही है, तो इस साइड से चल रही है, तो वेस्टर्न मार्जिन के लिए ये हो जाएगी ऑनशोर और इसके लिए हो जाएगी ऑफशोर। तो इस रीजन में देखोगे तो यहां जो रेनफॉल होगा ये अराउंड 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा, यहां जो होगा 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा, और यहां जो होगा 50 to 100 हो जाएगा। तो अब 45 to 60 जो कूल टेम्परेट है, यहां जब आप वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो रेनफॉल जो है घटते चली जाएगी। यहां आप वेस्ट से ईस्ट जा रहे तो रेनफॉल बढ़ते चली जाती थी। समझ में आ रही बात है? 25, 100, 150, 150, 100, 50। तो यहां पे ऐसा होगा। अब क्वेश्चन है कि ये बीच वाले में क्या होगा। अब ये बीच वाले में क्या होता है ना कि ये जो विंड होती है यहां वेस्टर्ली, यहां ट्रेड विंड्स, ये विंटर और समर के साथ ऊपर नीचे ओसिलेट करते हैं। विंटर सीजन जब आएगा यहां तो सन पीछे जा चुकी है सदर्न हेमिस्फीयर में, इधर सन होगा तब यहां विंटर आएगा, तो जो वेस्टर्ली यहां बढ़ रही है यहां बहने लगेगी। समझ में आ रही बातें? तो इसकी वजह से इस रीजन में विंटर टाइम में यहां ज्यादा रेनफॉल होगा और यहां कम रेनफॉल होगा। समर टाइम में क्या होगा कि सब ऊपर चली जाएगी, तो ये वाला जो रीजन होगा स्ट्रेट विंड्स के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। तो समर टाइम में यहां ज्यादा रेन होगा, यहां कम रेनफॉल होगा। तो इनको बोलते हैं सीजनल वेरिएशन ऑफ पैटर्न, क्योंकि ये सारे विंड सिस्टम, प्रेशर सिस्टम सब जो है ऊपर नीचे शिफ्ट होते हैं सन के साथ। कैसे शिफ्ट होंगे वो कल हम बात करेंगे। तो इस शिफ्टिंग की वजह से ये जो 30 से 45 डिग्री है ये चेंज होता है विंटर और समर में। इस तरह के क्लाइमेट, यहां जो क्लाइमेट है इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की खासियत होती है कि विंटर रेन, समर ड्राई, क्योंकि विंटर में ये वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में आके ऑनशोर रीजन हो गया तो यहां ज्यादा रेन होगा। समर में ये ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में आके ऑफशोर हो गया, तो इसलिए यहां विंटर में ज्यादा रेनफॉल होता है, समर में कम होता है। ये सब जो है आप लोग समझ जाएंगे, अगर थोड़ा भी कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा तो परसों के क्लास में। तो ये सारा चीज जो है हमारा रेनफॉल का ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। समझ में आ रही बात है? तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ रेनफॉल होगा। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं वो अमाउंट ऑफ वाटर के बेसिस पे करते हैं। मोर देन 300 सेंटीमीटर पर ईयर, वेरी हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल। 50 से लेके 300 तक हम, चाहे 100 से लेके 300 तक को, सॉरी 100 से लेके 200 250 को बोलते हैं हम मॉडरेट रेनफॉल। 100 से 50 के बीच के या 25 तक हम बोलते हैं लो रेनफॉल। 25 से कम को बोलते हैं वेरी लो रेनफॉल। किस रीजन में वेरी हाई होगा, लो होगा, ये हम जब क्लाइमेट की बात करेंगे उसके बाद एक बार और हम बात करेंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन को, ताकि आप लिंक कर सके। 10 मिनट 15 मिनट का टाइम देके, तो उस समय आपका रेनफॉल का पैटर्न पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो दैट वाज ऑल अबाउट द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। टुमारो वी विल स्टार्ट विद एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ये प्रेशर बेल्ट, ये विंड, ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ये सारी बात हम कल बात करेंगे।